औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 3 डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स का ओरिएंटेशन सेशन करने जा रहे हैं फॉर द अगस्त 2026 अटेम्प्ट। ये अगस्त 2026 अटेम्प्ट में इसका सेकंड एग्जाम होगा। एक एग्जाम इसका स्प्रिंग 2026 में हुए होगा और जो एक एग्जाम है इसका दूसरा एग्जाम वो अगस्त 2026 में होगा। तो हमें एक आइडिया भी मिल जाएगा कि पेपर किस तरह का आना है। वैसे हमें ऑलरेडी आइडिया है क्योंकि आईकैप ने एक अदद मॉडल पेपर इशू किया हुआ है और जो स्प्रिंग का भी पेपर है वो हमारी एक्सपेक्टेशन यही है कि वो उसी के कहीं आस पास उन्हीं एरियाज को जो है वो टच कर रहा होगा। सो इंशाल्लाह ताला इतना प्रॉब्लम नहीं होगा स्टूडेंट्स को जिन्होंने प्रॉपरली प्रिपेयर किया हुआ है इसके लिए। और इस सिलसिले में जो चीज़ें आपके लिए आज का जो लेक्चर है वो बेसिकली एक तरह एक ओरिएंटेशन सेशन है जिसके अंदर हमने प्राइमरीली जो अप्रोच हमें रिक्वायर्ड है कैफ थ्री को पास करने के लिए उसको स्टडी करना है। स्पेशली ये सेशन कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो तो ये वाला जो लेक्चर होता है जिसमें ओरिएंटेशन सेशन होता है ये बड़ा इम्पोर्टेंट सेशन होता है क्योंकि ये आपको वो डायरेक्शन बताता है कि हमने एक पेपर को पास करने के लिए क्या डायरेक्शन या किस पाथ को फॉलो करना है। और उस हवाले से जो अप्रोच रिक्वायर्ड है टू पास द पेपर हम उसको बेसिकली डिस्कस करेंगे। मेरा नाम मोहम्मद बिलाल कुरैशी है। आई एम अ फेलो मेंबर ऑफ आईकैप एंड अ फेलो मेंबर ऑफ ACCA as well as a gold medalist in both CA and ACCA. उसके अलावा मैं आई एम अ विजिटिंग फैकल्टी। I'm not a full-time teacher. Alongside teaching, I'm pursuing out of passion, out of a hobby, while I work for Audit Oversight Board of Pakistan, which is basically the regulator of auditors. Like SECP जो है जैसे कंपनीज का मॉनिटर या रेगुलेटर है, तो बिल्कुल उसी तरीके से जो ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड है वो ऑडिटर्स का रेगुलेटर है। So I work over there as additional director and secretary to the board. आज के सेशन का जो एजेंडा है उसके बेसिक अगर हम पॉइंट्स देखें तो उसमें अ, चार मेन चीजें हैं जो हम कवर कर रहे होंगे। पहली चीज ट्रेनर की प्रोफाइल। ट्रेनर मतलब मैं आपको अपना प्रोफाइल शेयर करूंगा कि इश्यूज क्या आपको इस पेपर के हवाले से हो सकते हैं, चैलेंजेस क्या हो सकते हैं, हमारा प्लान ऑफ अटैक क्या होगा। मतलब उन इश्यूज को जाहिर सी बात है अगर आपको कोई चैलेंजेस दरपेश हो तो फिर यू नीड टू रिस्पॉन्ड टू दोज चैलेंजेस। तो उसके लिए एक स्ट्रैटेजी एक प्लान ऑफ अटैक जो है वो हमें डे वन पे पता हो कि हमने किस तरीके से इस सब्जेक्ट को परस्यू करना है। और जो इसकी सब्जेक्ट का ओवरव्यू, इस सब्जेक्ट में क्या क्या कॉन्सेप्ट्स हैं, क्या क्या चीजें हैं, उसका एक ओवरव्यू का मतलब होता है एक हाई लेवल व्यू। मतलब बहुत डिटेल में तो नहीं हम जा सकते लेकिन ये है कि एक जिसको कहते हैं ना एक नक्शा आपके दिमाग में बनाना कि व्हाट टू एक्सपेक्ट इन द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स कि आप इस सब्जेक्ट में क्या चीजें कवर कर रहे होंगे। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली द एग्जाम ग्रेड ओवरव्यू के जो आपका एग्जाम है उसके में किस चैप्टर में से कितना पोर्शन आना है ये बेसिकली हमें पता होना चाहिए कैप लेवल के ऊपर। इधर ये सेशन इसलिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ओरिएंटेशन सेशन कि आप PRC से कैफ में आ रहे हैं। जो कैफ थ्री का पेपर है बहुत से स्टूडेंट्स के लिए वो पहला कैफ का पेपर होगा जो वो अटेम्प्ट करने जा रहे हैं। तो देर आर ऑफ कोर्स सम डिफरेंसेस बिटवीन PRC एंड कैफ जो कि काफी ह्यूज हैं। मतलब ऐसा होता है कि स्टूडेंट समटाइम्स जो डिफिकल्टी लेवल है उसको अंडर एस्टिमेट कर जाते हैं PRC की बेसिस। जिस तरह आप एप्पल्स और मैंगोज को कंपेयर नहीं कर सकते
बिल्कुल इसी तरह से आप पीआरसी और कैफ को भी कंपेयर नहीं कर सकते, कि आपस में कंपेरेबल बिल्कुल भी नहीं है। पीआरसी में तो आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पे ज्यादा सब्सटैंटिव टेस्टिंग है, और जो डिफिकल्टी लेवल भी है वो भी, उसकी पिच भी इतनी ज्यादा नहीं है। बट पीआरसी इज नॉट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सीए। जो एक्चुअल सीए है, वो अक्सर लोग मजाक से लिखते हैं ना, पीआरसी हुआ तो 25% सीए डन। तो वो थोड़ा सा थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा एग्जैजरेशन है, क्योंकि असल में अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं तो सीए की गिनती ही कैप से करता हूँ, कि अब सीए एक्चुअली स्टार्ट हुआ है। और आपको बहुत एक मेजर डिफरेंस का, इसलिए ये डराने के लिए नहीं है, ये डिफरेंस आपको इसलिए पता होना चाहिए ताकि जब कल को आप पेपर में बैठे तो यू नो कि भाई ये जो जिस टाइम आप मतलब लास्ट मंथ में, जैसे सपोज जुलाई 2026 में जब हो, तो आपको सरप्राइज ना मिले। तो हमें पहले से ही चीजों का पता होना चाहिए कि यहाँ पे हमें एक बड़ी रेगुलराइज्ड किस्म की अप्रोच, रेगुलेटेड किस्म की अप्रोच जो है वो रिक्वायर्ड होगी। पीआरसी तो कुछ सब्जेक्ट्स तो पीआरसी के, जहां तक मेरी इंफॉर्मेशन है, ऐसी हैं कि जो शायद बच्चे किताब भी नहीं पढ़ते, वो खाली कहते हैं कि हम बस कोई असाइनमेंट पकड़ लें, असाइनमेंट कर लें, और वही ऐसा है कि वो हो भी जाती है। लेकिन कैफ में एक तो सिलेबसेस लेंथ ही बहुत है, मतलब इतना ज्यादा कंटेंट है जो आपको कवर करना है। फिर सिर्फ कंटेंट कवर नहीं करना, उसकी एग्जाम लेवल प्रैक्टिस करनी है। सो जो आपको टाइम इसके अंदर इन्वेस्ट करना है वो डेफिनेटली ज्यादा होगा एज कंपेयर टू पीआरसी। अच्छा, ट्रेनर्स प्रोफाइल आपके साथ शेयर क्यों की जा रही है, इसका ऑब्जेक्टिव जरूर समझ लीजिएगा। असल में कैप थ्री पेपर का नाम क्या है? डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स। नाउ दिस इज अ पेपर विच इज डेफिनेटली लिंक्ड, इसका एक लिंक है आईटी के साथ भी, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, जिसको हम आईसीटी कहते हैं। उसके साथ इसका एक ऑफ कोर्स गहरा लिंक नजर आता है देखने में पेपर के नाम से। तो नेचुरली एक स्टूडेंट के माइंड में क्वेश्चन आता है कि अगर आईटी का पेपर है ये, इफ यू वुड आस्क मी इट इजंट, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो ये आईटी का पेपर नहीं, ये आईटी की एप्लीकेशंस का पेपर है फॉर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने जो आजकल जिस तरह से चीजें इवॉल्व हो रही हैं, जिस तरह से चीजें बदल रही हैं, जो नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, उसका चार्टर्ड अकाउंटेंट पर असर क्या है, और चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कैसे उसको इंटेलिजेंटली यूज करके अपने काम में की एफिशिएंसी, इफेक्टिवनेस और एक्यूरेसी लेवल को इम्प्रूव कर। सो हम यहाँ पर जो ट्रेनर का प्रोफाइल है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए डिस्कस करें कि आपको एक कॉन्फिडेंस आ जाए कि भाई अ, जो आपको पढ़ा रहा है वो इन सारे एरियाज को प्रैक्टिकली अपने उसमें कहीं ना कहीं देख चुके। ये एक कंफर्ट के लिए। मेरी जो प्रोफेशनल जर्नी है वो स्टार्ट हुई थी बैक इन 2010 with AF Ferguson and Co Chartered Accountants, which is a member firm of the PwC network. और वहां पर मैंने प्राइमरीली अश्योरेंस एंड बिजनेस एडवाइजरी डिपार्टमेंट में काम किया, ऑडिट में आप आसान अल्फाज में समझ सकते हैं। वहां पर ऑफ कोर्स, क्योंकि हमारे जो क्लाइंट्स होते थे, जो ऑडिट क्लाइंट्स थे, जिनका हम और जिन कंपनीज का हम ऑडिट करते थे, फॉर एग्जांपल मैं यू फोन का ऑडिट करता रहा तो आर्टिकल्स के दौरान, तो उसमें बहुत मर्तबा, अब जो यू फोन है, आप खुद सोचें कि जब आप एक फोन कॉल मिलाते हैं तो आपके ख्याल में क्या कोई सिस्टम होगा जो उसमें आपके मिनट्स नोट कर रहा होगा कि कितनी देर आपने बात की? कोई सिस्टम होगा जो ये नोट कर रहा होगा कि आपने कौन सा पैकेज सब्सक्राइब किया हुआ है? कोई सिस्टम होगा जो इनको मल्टीप्लाई करता होगा और टोटल जो आपने एयर टाइम यूज की है, उस वो रेवेन्यू है ना उस कंपनी का। तो कुछ सिस्टम्स होंगे, मैनुअली तो ये नहीं हो सकता, क्योंकि इतने सारे सब्सक्राइबर्स हैं,
So there were complex IT systems that Ufone or any other telecommunication company is using. तो वहां पर जाहिर है क्योंकि उन सिस्टम्स का इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे भी होना था, तो हमने उन सिस्टम्स को बड़ा क्लोजली ऑब्जर्व किया और हमारी फर्म में एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट होता था प्रोसेस एश्योरेंस का, आईटी प्रोसेस एश्योरेंस का या आईटी सिस्टम्स एश्योरेंस का। उनके साथ हम इसमें बड़ा कोऑर्डिनेट कर रहे होते थे टू मेक श्योर दैट द सिस्टम इज वर्किंग इफेक्टिवली। मुझे याद है हम लोग एक उनसे ना सिम निकलवाते थे जब भी ऑडिट पे जाते थे, और वो सिम जो ऑडिट टीम होती थी वो यूज करती थी फोन करने के लिए। लेकिन उसमें एक असूल ये था कि हमने एक रजिस्टर रखा होता था कि किस बंदे ने किस डेट पे किस टाइम पे और कब तक फोन डायल किए रखा, कितनी दौरानिया की बात है, कौन सा पैकेज उसका था। फिर बाद में हम जाके सिस्टम में देखते थे कि क्या वो उतने ही, सिस्टम ने भी उतने ही मिनट रिकॉर्ड, ज्यादा तो नहीं रिकॉर्ड कर लिए, कम तो नहीं रिकॉर्ड, पैकेज जो हमने सब्सक्राइब किया था टैरिफ या रेट वही वाला अप्लाई किया या कोई और रेट अप्लाई कर दिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा एक्सपोजर मिला, इंशाल्लाह ताला आप लोगों को भी मिलेगा एज यू विल प्रोग्रेस इन द क्वालिफिकेशन। तो वहां पर ये एक एक्सपोजर मिला। अच्छा, उसके बाद फिर मैं मूव किया इन अ फ्रेंच मल्टीनेशनल कंपनी विच इज एनजी, और वहाँ ये पावर सेक्टर बेस्ड कंपनी थी। ये जो नहीं पावर जनरेशन फैसिलिटीज होती हैं, पावर प्लांट्स होते हैं जो बिजली बना के आगे वापडा को बेचती हैं। तो ये बेसिकली एक फ्रेंच मल्टीनेशनल ग्रुप था जिसकी सब्सिडरी में मैंने काम किया। वहां पर ऑफ कोर्स हार्डकोर अकाउंटिंग और वो वाला तो रोल था, लेकिन वहां पर एक्सपोजर मिला जो आईटी रिलेटेड कंट्रोल्स हैं, जो ईआरपी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हैं, ईआरपी एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है। अब ये मैं इसकी डिटेल में अभी नहीं जा रहा, आपका आपको पता है पूरा चैप्टर है ईआरपी के इस किताब में। तो उसका एक बड़ा हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस मिला। डिफरेंट सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन में इन्वॉल्व रहा मैं। पहले कोई और सिस्टम यूज कर रहे थे, अब एक नए सिस्टम पे आए। तो ये सारी चीजें जो आपको पढ़ा रहा हूँ मैं, वो समहाउ और दी अगर मैं उसमें इन्वॉल्व रहा। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि मैंने वो सिस्टम डेवलप किए, इस चीज के बारे में क्लियर नहीं। ये पेपर के बाद अगर आप ये समझ रहे हैं कि आप कोई डेवलपर बन जाएंगे, तो वो तो चार्टर्ड अकाउंटेंट का कोर रोल ही नहीं है ना। वो तो आप अप्रिशिएट करेंगे कि वो तो आपके आईटी कंसल्टेंट्स और आईटी एक्सपर्ट्स का, उसके लिए तो फिर सीएस कंप्यूटर साइंस की कोई डिग्री परस्यू करके वो नहीं है। लेकिन आपको एज अ फ्रंट एंड यूजर इश्यूज का पता तो हो ना। अगर एक बंदे ये जो कुर्बानी की ईद होती है, आप इस पे कई मर्तबा देखते हैं लोग कंप्लेंट करते हैं कि जी वो कसाई आया था और वो असल में कसाई नहीं था और उसने सारा गोश्त खराब कर दिया, सही नहीं किया। लेकिन बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं ठीक हुआ। इसमें एक फर्क है, जो कहते हैं ना कि ठीक हो गया हमारा काम, इसलिए क्योंकि उनको थोड़ी सेंस थी, तो वो उस बंदे को असेस कर सकते थे कि भाई ये वाकई सही तरह से कटिंग कर लेगा या नहीं करेगा। दूसरी पार्टी थी वो, उसको नहीं पता था। तो एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आप अगर बिल्कुल आईटी से दूर हैं या आपको उसके जो की कॉन्सेप्ट है उनका नहीं पता, तो फिर आपकी एक जिसको कहते हैं ना, आपको ना तो आप अपनी रिक्वायरमेंट एक्सप्लेन कर सकेंगे आईटी वालों को, अब आईटी वालों को तो अकाउंटिंग नहीं आती, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट भी नहीं एक्सप्लेन कर सकेंगे और अल्टीमेटली स्ट्रगल होगी। तो ये एक प्रैक्टिकल एक्सपोजर मिला। उसके बाद फिर वहां पर रिस्क के एरिया में, जो रिस्क मैनेजमेंट है उसमें मैंने काफी एक्सटेंसिवली काम किया। और करंटली आई एम वर्किंग फॉर द ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड ऑफ पाकिस्तान, और यहाँ पर भी जो सिस्टम्स डेवलपमेंट थी, कुछ नए सिस्टम्स हमने डेवलप किए जिसपे ऑडिट फर्म्स बेसिकली अपना डेटा सबमिट करती हैं। उसके अंदर फिर चेंजेस होती थी सिस्टम के अंदर, ईयर ऑन ईयर कोई नई डेटा रिक्वायर्ड है, तो अगर नया डेटा रिक्वायर्ड है तो सिस्टम में भी वो चेंज करना पड़ेगा।
और डेटा एनालिटिक्स। ये एक, अब डेटा एनालिटिक्स भी अभी तफसील में नहीं जा रहा। बेसिकली जो डेटा पड़ा होता है ना, वो इटसेल्फ कुछ नहीं होता जब तक कि उसमें से कोई मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन ना निकाली जाए। ठीक है, फॉर एग्जांपल ट्रैफिक, ये जो आपका सिस्टम है, अगर इधर डेटा रिकॉर्ड हो रहा है और उसको कोई यूज नहीं कर रहा, तो उस डेटे का कोई फायदा नहीं होगा। तो डेटा एनालिटिक्स अगेन इतना इंपॉर्टेंट एरिया है कि आपके बुक में तकरीबन हम कह सकते हैं 2 चैप्टर्स जो इसके ऊपर है आपके कोर्स के अंदर। और बड़ा एक, इट इज गोइंग टू बी वन फेवरेट एरिया ऑफ द एग्जामिनर, आई कैन फोरकास्ट दैट अहेड ऑफ द एग्जाम। अच्छा, जहां तक मेरे प्रोफेशनल एक्सपीरियंस का ताल्लुक है, उसमें मैं ये भी बताता चलूं कि मेरा जो एक्सपीरियंस है, एक तो मैंने आपको अपने प्रोफेशनल प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का बता दिया, जिसका मैंने शुरू में बता दिया कि आई एम नॉट अ फुल टाइम टीचर, आई डू इट एज अ पैशन, एज अ हॉबी, आप कह सकते हैं, शौक है। मतलब अभी ये जो पिछले 3 दिन है, इसमें मैं आई कैप का, कैफेट का, शायद आपको आइडिया हो, एग्जाम फोकस रिविजन सेशन करवा रहा था, और कल रात को 12 बजे खत्म हुआ। उससे पिछले दिन भी रात को कोई 11 बजे खत्म हुआ, उससे पिछले दिन भी। सो आई एंजॉय टीचिंग। तो उसमें ये है कि जो मेरा टीचिंग का एक्सपीरियंस है, इनफैक्ट 2013 से पहले भी मैं पढ़ा ही रहा था किसी ना किसी फॉर्म में, लेकिन फॉर्मली सीए सीसीए को, उससे पहले मैं ओए लेवल्स को भी पढ़ाता रहा हूँ, लेकिन सीए सीसीए को मैंने 2013 से, तो तकरीबन 13-14 साल का मेरा एक्सपीरियंस है टीचिंग का। और उसमें इंटरेस्टिंगली मैंने मल्टीपल क्वालिफिकेशंस को पढ़ाया, सीए को तो पढ़ाया ही, लेकिन साथ साथ मुझे नास्ट बिजनेस स्कूल में भी पढ़ाने का मौका मिला। उसके अलावा मैं एसीसीए के भी एग्जाम जो है पढ़ा रहा हूँ। और एक और चीज, मैंने आई बिलीव इन स्पेशलाइजेशन, तो जो सब्जेक्ट्स मैं 2013 में पढ़ा रहा था, मैं आज भी वही सब्जेक्ट्स पढ़ा रहा हूँ। मतलब फॉर एग्जांपल ऑडिट, एडवांस्ड ऑडिट, सीए के जो पेपर्स हैं, एसीसीए के जो ऑडिट और एडवांस्ड ऑडिट का पेपर है, उसके अलावा जो बिजनेस स्ट्रैटेजी के एग्जाम्स होते हैं, जैसे आप लोगों के पास एक कैप 7 का एग्जाम है, वो बेसिकली सीए में बिजनेस इंसाइट्स एंड एनालिसिस के नाम से है, और एसीसीए में वो बिजनेस एनालिसिस के नाम से होता था एक टाइम में, फिर वो स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का एग्जाम हो गया। अच्छा, इंटरेस्टिंगली आई कैप में तो ये कैप 3 अब आया है ना, इसके बहुत से कैप 3 के कॉन्सेप्ट्स मैं 2015 से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि एसीसीए जो है ना, वो जो चेंजेस होती हैं उनको बहुत क्विकली अडॉप्ट करते हैं, वो फॉरेन अडॉप्ट करती हैं। तो जो उनका स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर का एग्जाम है, उसमें इसमें से बहुत से कॉन्सेप्ट पहले से मौजूद, तो वहां से भी मेरे लिए ये पेपर एक, जिसको कहते हैं कि कंप्लीटली अनफेमिलियर एग्जाम नहीं था। बिसाइड्स दैट, ये तो होगी ना रेगुलर क्लासरूम टीचिंग जिसका मैंने जिक्र किया। उसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जो ईयर 2025 था, आई कैप एक एग्जाम फोकस्ड रिवीजन सेशन रन करते हैं कैफ और सी फैप लेवल के एग्जाम्स के लिए। आई थिंक पीआरसी के लिए नहीं होता, लेकिन कैफ, यहां से भी आप फर्क देखें, पीआरसी के लिए आई कैप डजंट फील द नीड फॉर अ रिवीजन सेशन, लेकिन ये एक बड़ी यूनिक चीज है जो कि कम ही प्रोफेशनल बॉडीज करती हैं, बट आई कैप इज डूइंग इट फॉर मोर देन अ डेकेड नाउ, कि वो एक एग्जाम फोकस रिवीजन सेशन कंडक्ट करवाती हैं, जिसमें डिफरेंट कॉलेजेस अपने टीचर्स की नॉमिनेशंस भेजते हैं, और उनकी एक कमेटी होती है जो सिलेक्ट करती है कि कौन से टीचर जो हैं वो ये एग्जाम करवाएंगे, ये एग्जाम फोकस रिवीजन सेशन करवाएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह 2025 में कैफ 8 के 2 ही सेशन हुए थे, और दोनों ही मैंने करवाए, और सी फैप 6 के 2 में से एक सेशन
मैंने करवाया, मतलब 2025 में मैंने 3 एग्जाम फोकस रिवीजन सेशंस के लिए आई कैप ने मुझे सेलेक्ट किया। अनफॉर्चुनेटली इट्स नाउ अ हैट्रिक आई वुड से, क्योंकि कैफ 8 का स्प्रिंग 25 का रिवीजन सेशन मैंने करवाया, ऑटम 25 का रिवीजन सेशन मैंने करवाया, और अभी ये कल का जो मैं जिक्र कर रहा हूँ स्प्रिंग 26 के रिवीजन सेशन के लिए भी मैं बैक टू बैक आई कैप ने मुझे select किया। दिस इज द ट्रस्ट ऑफ ICAP that they have reposed and of course the feedback that they got from the students। तो ये है कि एक तो उस पैनल के अंदर बार बार सिलेक्शन जो है उससे भी आपको आइडिया हो सकता है कि हाउ कैन आई हेल्प यू। और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती आई कैप के मतलब मुझे कोई कोई जबरदस्ती नहीं थी कि मैं 12 बजे तक रिवीजन सेशन कराऊं। जो आपको पता है अनाउंस टाइम सेशन का था 6 से 9 और हमने किया 6 से 12। तो ये लाइव सेशन भी होता है। और मैंने आई कैप से रिक्वेस्ट की थी, तो आई कैप हाउस में क्योंकि मेरे कुछ स्टूडेंट्स थे वो कहते थे कि हमने फिजिकल ये सेशन लेना है। फिजिकली वो ऑफिशियली अलाउ नहीं करते, बट व्हाट आई डिड इज कि मैंने उनसे रिक्वेस्ट किया कि मैं आई कैप हाउस इस्लामाबाद आता हूँ और जिस मीटिंग रूम में बैठ के मैं सेशन करवाऊंगा उसमें जितनी स्पेस हुई उतने बच्चों को आप फिजिकली अलाउ करें। तो दे वर काइंड इनफ टू अलाउ ऑल दो स्टूडेंट्स एज वेल। तो वो वहां पे ये एक सेशन है। बिल्कुल ये सर। अच्छा, दूसरी चीज है, लेकिन ये मेरे सब्जेक्ट्स की जो मेरा सेशन, हाँ, कंडक्टेड आई कैप में। अच्छा, आई कैप के मेंबर्स जो हैं, हमारे मेंबर्स, आई एम आल्सो अ मेंबर, अदर मेंबर्स, उनकी भी मैंने ट्रेनिंग करवाई है विद रिस्पेक्ट टू द रोल ऑफ ऑडिट ओवरसाइट बोर्ड। जहां तक अचीवमेंट्स का ताल्लुक है, अच्छा, ये अचीवमेंट्स बताने का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है वो आपको एक चीज पे मोटिवेट करना है। दिस इज नॉट मेंट टू फ्लेक्स, दिस इज मेंट टू मोटिवेट कि आप क्या अचीव कर सकते हैं। आई एम नॉट श्योर इन अपनी अचीवमेंट्स को बताने से पहले तो मैंने क्योंकि मोटिवेट करना है, हैव यू हर्ड ऑफ दिस गाय मोहम्मद एहसन सिद्दीक? मोहम्मद एहसन सिद्दीक ने वो किया जो आई कैप खुद भी इमेजिन नहीं कर सकता। मोहम्मद एहसन सिद्दीक की सक्सेस स्टोरी की मिसाल, आई डोंट नो क्या ये हिस्ट्री दोबारा अपने आप को रिपीट करेगी या नहीं, लेकिन ऐसा हुआ जब से आई कैप बना था ऐसा नहीं हो पाया। सी फैप के लेवल पे 6 पेपर होते, उन साहब ने 6 के 6 पेपर एक ही अटेम्प्ट में पास कर। आई कैप कैसे मुझे पता लगा कि बहुत हैरान हुआ। आई कैप ने लिख के बताया कि हम सोच भी नहीं सकते थे कि कोई ऐसा कर लेगा। तो इस अचीवमेंट के लिए तो हमारे पास कोई प्लैंड गोल्ड मेडल ही नहीं। तो उन्होंने फिर इसके लिए गोल्ड मेडल निकाला कि भाई ये भी एक अचीवमेंट है ना, कि 6 पेपर एक अटेम्प्ट में पास करना। तो उन्होंने उसको गोल्ड मेडल दिया। और ये यकीनन मतलब मेरे ख्याल में ही इज द प्राइड ऑफ पाकिस्तान, आई वुड से प्राइड ऑफ द वर्ल्ड, आई वुड से, कि जिसने इतना एक रिकॉर्ड ब्रेकिंग काम किया। और ये तो सबको नजर आ रहा है, लेकिन जो चीज छुप रही है कि उसने इस एक साल के दौरान 6 पेपर सी फैप के तो पास किए, 7 पेपर्स एसीसीए के पास किए, सीएफए का लेवल 1 पास। और सीएफए का लेवल 1 में अगर बिल्कुल सेफली कहूँ ना, 7-8 सब्जेक्ट्स वो भी बनते, चले 7-8 नहीं करें 5, तो करीबन उसने एक साल में 20 पेपर पास। द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज इट्स ऑल अचीवेबल एंड इट्स जस्ट कि यू नो जिस उससे मैंने पूछा तो उसने कहा बस मैंने प्लान किया था कि मैंने ये करनी है, और मैं फौरन रजिस्टर कर लेता था एग्जाम के लिए ताकि मेरे पास कोई ऑप्शन ना रहे। मतलब होता है ना, डिफरेंट टाइम स्टेजेस होते हैं रजिस्टर। सो द पॉइंट इज हमारे पास ऐसी एग्जांपल्स आज के दौर में
कुछ जो थोड़ा बहुत मैंने अचीव किया मैं उससे भी आपको मोटिवेट करूंगा। क्योंकि एक प्रॉब्लम जो मैंने सीए के अंदर देखी है कि ज्यादातर लोग क्योंकि बहुत सारे फेलियर्स से गुजरे होते हैं, इवन जो पढ़ाने वाले भी हैं वो भी बड़ा इस चीज को एडवर्टाइज कर रहे होते हैं कि हम खुद 6 दफा फेल हुए। ये मेरे हिसाब से ये नालायकी है, इसको एडवर्टाइज करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं। जब ऐसे लोग हैं जो एक अटेम्प्ट में 6 पेपर पास करें, तो हम उनको देखें कि हम उनको देखें जो 6 दफा फेल हुए हैं। हम 6 दफा फेल हुए हैं वालों को नहीं प्रमोट हमने करना, हमने प्रमोट करना है जल्दी पास होने वाले को। क्यों? देखें, फेलियर को ग्लोरीफाई करने का मकसद पता है क्या होता है? कि आप खुद एक स्टूडेंट को रास्ता दिखा रहे हैं कि होते रहो फेल, कम से कम मैं ये नहीं कर सकता। मैं आपको एनकरेज करूंगा आप फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करें। मेरा एक दूसरा लॉजिक भी है जो कि ग्राउंड रियलिटी से पे बेस करते हैं। वो लोग जो बताते हैं ना कि जी हम 3 दफा फेल हुए, 6 दफा फेल हुए, अगर आप उनसे उनकी फर्म पूछेंगे ना, तो वो आपको बताएंगे हमने बिग फोर से आर्टिकल्स। आज मुझे बताएं जरा कि 6 दफा फेल हुआ वह बंदा बिग फोर में आपको नजर आ जाए? नहीं नजर आएगा। आज तो फर्स्ट अटेम्प्ट वाले जो है वो स्ट्रगल कर रही हैं। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ स्ट्रगल्स विद आर्टिकल सिक्योरिंग आर्टिकलशिप। फर्स्ट अटेम्प्ट वाले अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो 6 अटेम्प्ट वालों को उन्होंने रखा। मतलब खुद सोचें। तो उस दौर की रियलिटी कुछ और, इस दौर की रियलिटी कुछ और है। हमें कोशिश करनी है अपने आप को थोड़ा सा कंफर्ट जोन से निकल के, क्योंकि कंपटीशन इस तरह का हो गया है। मतलब कैफ को लोगों ने मजाक बना, 1 साल के अंदर पूरा कैफ खड़का दिया। मेरा अपना एक स्टूडेंट है, पीआरसी एंड कैफ 1 साल के अंदर। तो कहने से मुराद है कि ये कंपटीशन इस किस्म का है। तो हमने इससे देखें, हर एक की एबिलिटीज का फर्क होता है, मैं उससे मानता हूं। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, कोई दो इंसानों की एबिलिटीज में कोई जमीन आसमान का फर्क नहीं होता। और जो फर्क होता है ना, उसको ब्रिज किया जा सकता है एक्स्ट्रा एफर्ट्स। तो इस चीज को आपने बेस बनाना है। ये मैंने फॉर एग्जांपल खुद सीए सीसीए तमाम एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में रिकॉर्ड टाइम में पास किया, उससे कम टाइम में हो ही नहीं सकते। इनफैक्ट मुझे जो रिकग्निशन उस टाइम आई कैप की तरफ से मिली थी सीए के एग्जाम्स फर्स्ट अटेम्प्ट में पास होने पे, कि मेरे सारे बैच ने आर्टिकल्स किए थे 3.5 साल। मेरी आर्टिकलशिप 6 महीने से डिस्काउंट हो गई थी। उन्होंने 3 साल जब खत्म हुए ना, उन्होंने कहा बस इसकी आर्टिकलशिप खत्म। क्योंकि उस टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट में पास करना बहुत रेयर था। तो दैट इज हाउ दे यूज टू रिकग्नाइज इट कि जी इनको आर्टिकलशिप में 6 महीने का। अब आप समझ सकते हैं आर्टिकलशिप में 6 महीने के डिस्काउंट का मतलब है कि आप अर्ली सीए क्वालिफाई हो, मतलब आपके साथ एसीए का टैग जल्दी लग गया आपको। जॉब, अब आप जॉब में आ, तो जॉब में आपको पता है एकदम से आपको एक बूस्ट मिल जाता है। सो उसके अलावा सीए फाइनल को 8 गोल्ड मेडल डिस्टिंक्शन मैंने सीए और एसीसीए में सिक्योर की थी, जिसमें कॉर्पोरेट लॉज सीए फाइनल्स में मेरा गोल्ड मेडल था, एडवांस्ड ऑडिट में, बिजनेस एनालिसिस में, और कुछ और सर्टिफिकेट्स और डिस्टिंक्शंस थी। सो द पॉइंट दैट आई एम ट्राइंग टू मेक इज कि आपने कोशिश ये रखनी है। देखिए, द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, चीजें किस पेस से बदल रही हैं, किस स्पेस से चेंज हो रही है, वो भी तो देखना है ना। बहुत फास्ट हो गया है, फास्ट हो गई है दुनिया। सो वी डोंट हैव टाइम टू रिपीट थिंग्स अगेन एंड अगेन। हम देखें, मैं ये नहीं कह रहा कि फेल होना कोई गुनाह है। इट इज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस, उसमें भी बहुत सी लर्निंग होती है, उसमें भी बहुत सी अल्लाह ताला की हिकमत भी होती है। लेकिन देखिए, ना मेहनत करके उसके बाद फेल होना ये गलत है। उसमें आप अपने साथ भी डिसऑनेस्ट हो रहे हैं, आप अपने पेरेंट्स के साथ भी डिसऑनेस्ट हो रहे हैं। तो वो एक गलत चीज है। एंड प्लस द टाइम्स दैट वी आर लिविंग इन, योर टारगेट शुड बी टू एक्सेलरेट थिंग्स। ये सारे भाषण का मकसद ये यकीन करें ये नहीं है कि मैं खुदा ना खास्ता आपको कोई स्ट्रेस दे रहा हूं। मैं आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं कि आपने अपना टारगेट, अपने आप को थोड़ा स्ट्रेच रखें, अपना टारगेट थोड़ा सा
जिसको कहते हैं ना एग्रेसिव टारगेट रखें। देखिए जितना एग्रेसिव अपने आप को आप टाइम देंगे, टारगेट रखेंगे, तब भी आप एक बेहतर नतीजे में पहुंचेंगे ना। आप टारगेट करें कि जी मैंने कैश जो है वो 3 अटेम्प्ट्स में करने हैं, तब 4 अटेम्प्ट्स में होगा ना, या 3 अटेम्प्ट्स में होगा ना। अगर आपने टारगेट ही रखा मैंने 3 साल में करना, तो फिर तो पता नहीं टाइम बढ़ जाएगा। आपने अपने आप को थोड़ा सा, और इसमें कंपनी बहुत, सीए के अंदर कंपनी मैटर्स अ लॉट। सीए के अंदर क्या, किसी भी चीज के अंदर कंपनी बहुत मैटर करती है कि आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, मोटिवेशन कहीं से भी मिल जाती है, वो पॉजिटिव भी हो सकती है और वो नेगेटिव भी हो सकती है। गलत तो नहीं कह रहे, है ना? वो भी तो मोटिवेशन ही है ना, कि अगर आसपास सब एक बार फिर की फिलोसफी पे। अच्छा जी, स्टडिंग कैप थ्री फ्रॉम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, आई थिंक ये मैंने ज्यादातर चीजें कवर कर ली हैं। कि कैप थ्री का सिलेबस जो आईटी के कॉन्सेप्ट्स कवर करे, वो एक अकाउंटेंट के, चार्टर्ड अकाउंटेंट के पर्सपेक्टिव से कवर कर रहे हैं। ये कोई प्रोग्रामिंग या नेटवर्किंग का कोर्स नहीं, आप समझे इसके बाद आप कोडिंग करना शुरू कर देंगे, ऐसा नहीं। सीए से पढ़ने का फायदा ये है, और ज्यादातर जो लोग पढ़ा रहे हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ही हैं, कि वो जो जो टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स हैं इसके अंदर, उसको रियल वर्ल्ड बिजनेस से कनेक्ट कर सकते हैं। मतलब मैं आपको जब पढ़ा रहा हूँ ईआरपी फॉर एग्जांपल, तो मैं आपको एग्जांपल भी वो दूंगा जो आपके, फॉर एग्जांपल अकाउंटिंग से कोई रिलेटेड है, ऑडिट से कुछ उसका ताल्लुक है, ऑडिट की उतनी एग्जांपल ही दूंगा जितनी आप अभी समझ पाए, क्योंकि अभी आपने ऑडिट पढ़ा नहीं। अकाउंटिंग की भी उस लेवल पे आके एग्जांपल दूंगा जितना आपने पीआरसी में अकाउंटिंग पढ़ा हुआ है, क्योंकि जरूरी नहीं है, कोई बच्चा चूज कर सकता है कि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में FR1 ना पढ़े, तो दैट्स अ चॉइस। तो लेकिन मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ, अगर एक आप प्योर आईटी प्रोफेशनल से ये चीज पढ़े, तो वो शायद कॉन्सेप्चुअली मुझसे बहुत बेहतर, उसको बहुत बहुत ज्यादा डिटेल्स पता हो, लेकिन वो डिटेल्स आपके लिए रेलेवेंट, आपके लिए जो रेलेवेंट है वो पार्ट हमारे पास है। फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास ना इंटरनल कंट्रोल्स का बड़ा अच्छा एक्सपोजर होता है, जो कि रिस्क मैनेजमेंट के एरिया से रिलेट करता है, तो वहां पर वो आपको काफी हेल्प कर सकते हैं। और स्पेसिफिकली ये जो इसका सिलेबस है उसमें एक ओवरलैप है विद द ACCA एग्जाम्स जो मैंने पढ़ाए, SBL स्ट्रेटेजिक बिजनेस लीडर, ऑडिट, ट्रिपल ए, और जो आई कैप के कैफ 8 और CFAP 6 है, उसमें भी डेटा की बात नहीं। मैं आज जब ये रिवीजन सेशन आई कैप का कैफ 8 का करवा रहा था कल परसों, तो मैं यही बात करता, मैंने कहा अब जो कैफ 3 पढ़ के बच्चे आएंगे ना, उनको ऑडिट पढ़ाने में और मजा आएगा, क्योंकि उधर अब मैं लिंक कर रहा हूँ कि भाई वो देखो, वो फलां जगह पे आपने आईटी जनरल कंट्रोल्स पढ़े थे, फलां जगह पर आपने वो रिस्क मैनेजमेंट की बात पढ़ी थी, फलां जगह पे आपने डेटा, और बाय द वे क्या डेटा एनालिटिक्स के कॉन्सेप्ट ऑडिट के सिलेबस में ऐड नहीं हुए? ऐड हुए। मैं आपको, जब आप इंशाल्लाह ताला कैफेट में मेरे पास आएंगे, तो ये नोट्स आपने अपने पास संभाल के रखने होंगे। मैं आपको कनेक्ट कराऊंगा कि देखें, ये तो मैंने आपको कैफे में पढ़ाऊंगा दोबारा, क्योंकि सब लोग जो कैफेट में मेरे पास आएंगे वो मुझसे तो नहीं पढ़े होंगे, पहली बात, और दूसरी बात याद भी नहीं शायद होगा, तो इसलिए पढ़ाऊंगा तो दोबारा, लेकिन एटलीस्ट कनेक्ट करा सकूंगा, तो आपको फिर पता लगेगा। वहां पे ना जाके आपको और बेहतर पता लगना शुरू होगा कि डेटा की इम्पोर्टेंस क्या है, और आप इसकी इम्पोर्टेंस का अंदाजा यहां से लगाएं। ये जो CFAP 6 का पेपर है, ये तो ये भी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो CFAP 6 है एडवांस्ड ऑडिट का पेपर। इस पेपर का नाम पिछली एजुकेशन स्कीम में होता था ऑडिट अश्योरेंस एंड रिलेटेड सर्विसेज। एजुकेशन स्कीम 2025 में इसका नाम बदल के क्या रखा गया है, ऑडिट अश्योरेंस एंड डेटा। और इंटरेस्टिंगली एजुकेशन स्कीम तो अब अप्लाई होनी है, ये जो आपका विंटर 2025 में CFAP 6 का पेपर हुआ, वो भरा हुआ था डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सेंसर्स, आईटी जनरल के, भरा हुआ था वो पेपर उससे। इवन बिफोर दैट उन्होंने वो स्टार्ट करते, बिकॉज दैट इज व्हाट इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड। इनकी ऑडिटिंग इम्प्लीकेशंस भी तो किसी ने देखनी है, इनकी अकाउंटिंग इम्प्लीकेशंस भी तो किसी ने देखनी है। तो वहां से भी, इस वजह से भी मुझे एक उसमें सपोर्ट मिलती है, एज मिलती है। ये सारी बातों से सबसे इम्पोर्टेंट बात,
जो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स है ना, वो आई कैप के एग्जामिनेशन सिस्टम से गुजरे होंगे। हम उस सिस्टम से क्योंकि थ्रू हुए में, तो वी एग्जैक्टली नो द साइकी, द साइकोलॉजी। आप मुझसे पूछेंगे तो मुझे ये पता है कि पेपर्स कैसे इवॉल्व हुए हैं, कैसे चेंज। ऑडिट का पेपर, आज भी बच्चे कुछ होते हैं वो 20-20 साल पुराने पेपर्स कर रहे होते हैं, एंड आई टेल देम डोंट डू दैट। चीजें बहुत बदल गई। जिस तरीके से अब टेस्टिंग हो रही है, पास्ट में ऐसे तरीके से टेस्टिंग नहीं होती थी। तो आपने तो सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्ड करना है ना। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट इसमें एलिमेंट है जिसका आपने ख्याल रखना है। अच्छा, इश्यूज क्या आ सकते हैं आपको की इश्यूज इसमें? हम कुछ चैलेंजेस की बात करेंगे जो आपको प्रेपरेशन में आने वाले हैं। इसमें जो सबसे पहला इशू है, दैट इज मेंटल हेल्थ। द टाइम्स दैट वी लिविंग इन, मेरे ख्याल में शायद हमारा स्क्रीन टाइम भी बहुत ज्यादा है। हमारा जो सोशल मीडिया और दूसरे इस तरह की चीजों से जो एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, इसके जहां पे शायद कोई फायदे भी होते होंगे, लेकिन इसके नुकसानात मेरे ख्याल में ज्यादा हैं। और बहुत सी चीजें हैं जो जिनका हमें पता नहीं लगता, लेकिन वो हमारी मेंटल हेल्थ को इफेक्ट कर रही होती। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम इंटरनेट पे एक बहुत लैविश किस्म की पार्टी देख रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं, और आप पढ़ रहे हैं, आपने पढ़ने, तो आपका दिमाग थोड़ा शिफ्ट हो गया ना। नाउ नोइंगली और अननोइंगली ये लीड करता है टुवर्ड्स डिप्रेशन, टुवर्ड्स एंजाइटी। ये कुछ मसाइल हैं जो आज के दौर के मसाइल हैं। ये शायद हमेशा से होते थे, इतने ज्यादा नहीं थे जितने अब हो गए। अच्छा, एज अ क्लास 3 टीचर, दिस में बी अ लिटिल सरप्राइजिंग फॉर यू कि ये क्यों बात कर रहे हैं मेंटल हेल्थ। तो मैं हर उस टॉपिक पे बात करूंगा जो आपकी एग्जाम परफॉर्मेंस को पॉजिटिवली या नेगेटिवली इफेक्ट कर सकती है। और मुझे खदशा है कि अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज से एक स्टूडेंट गुजर रहे हैं जो कि अनएड्रेस्ड है, तो वो प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो इसमें मैं जरूर सजेस्ट करता हूँ कि यू शुड टॉक टू समवन ऑन दिस। आप अपने किसी उस्ताद से भी बात कर सकते हैं, आप अपने किसी बहन भाई से, घर वालों से बात कर सकते हैं। एंड इफ द प्रॉब्लम रिमेन्स अनरिजॉल्व्ड, टू गेट दैट फिक्स। क्योंकि उसकी फिक्सेशन इसलिए जरूरी है कि आपका जो एग्जाम परफॉर्मेंस है वो उसके साथ समहाउ लिंक्ड है। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल दूंगा। अगर किसी दिन मैं आपको क्लास में, और आप ये नोट कर सकेंगे, अगर किसी, ऑल्दो हम टीचर्स जो हैं हमें थोड़ा सा इमोशन लेस होना होता है, लेकिन अगर मैं किसी दिन फॉर एग्जांपल मेंटली डिस्टर्ब होऊंगा ना, आप लोग फौरन स्पॉट कर लें। और शायद मेरी जो क्वालिटी ऑफ डिलीवरी है वो इम्पेयर हो जाएगी, वो उतनी अच्छी नहीं रहेगी। मेरा फोकस, मेरी कमांड, सारों पे इफेक्ट आएगा। क्यों? क्योंकि मैं मेंटली ऑक्यूपाइड हूं, मेरा माइंड ऑक्यूपाइड है। तो इसलिए इस चीज को लाइट नहीं लेना, इसको एड्रेस करने की कोशिश करनी है। प्रॉब्लम के साथ दो चीजें होती हैं, प्रॉब्लम को देख के कबूतर की तरह आंखें बंद कर ली जाए, या उसको रिजॉल्व किया जाए। हमेशा जिंदगी में याद रखिएगा, जितनी जल्दी रेजोल्यूशन की तरफ जाएंगे ना, उतना प्रॉब्लम का टेन्योर भी कम हो जाएगा, और उतना आपका जो नुकसान है वो भी कम होगा। दूसरी चीज, कैफ एग्जाम्स अ बिग स्टेप अप फ्रॉम पीआरसी, ये मैंने आपको पहले बता दिया। सेटिंग प्रायोरिटीज पे भी हमारी बात होगी कि आपको ये खुद मैनेज करने। अच्छा, ये हम कहते हैं कि जी जो यंग लोग हैं शायद वो इस मसले का शिकार है, सोशल मीडिया के एक्सेसिव यूजेज। आई कंप्लीटली डिसएग्री। ये बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक ये प्रॉब्लम जो है वो बाकायदा जिसको कहते हैं ना फैली हुई है। हम अपने फोन से, आप सोचे, फोन पहले पहले होता था कि फोन गुम गया या फोन पता नहीं रख के कहीं भूल गया, आजकल नहीं हम सुनते। क्यों? क्योंकि फोन तो चिपका हुआ है साथ। मुझे तो डर है को आ जाएगी चीज कि आप उसको चिपका ही नहीं। तो कहने से मुराद है कि उसको थोड़ा सा मैनेज करना है। स्कोप ऑफ, अच्छा एक इंपॉर्टेंट चीज जो चैलेंज में है, स्कोप ऑफ स्टडीज टू लिमिटेड वर्सेस अनलिमिटेड।
ये भी एक मसला है जिसको एड्रेस करने की जरूरत है। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो कहते हैं मैं बिलाल से लेक्चर्स लूंगा, फिर मैं जो ऐसा करूंगा कि मैं नोट्स फलां टीचर के भी, मैं भी आपको नोट्स ऑफ कोर्स दूंगा, लेकिन मैं फलां टीचर के भी नोट्स ले लेता हूँ, मैं फलां टीचर के प्रैक्टिस बुक ले लेता। सारे वो ना रिसोर्सेज जमा करते रहे और फिर उनको देख देख के घबराते रहे कि ये जमा तो हो गए, अब इनको कवर कौन करे। ये है अनलिमिटेड। देखें इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्रॉब्लम ये है कि आपके पास ना टाइम लिमिटेड होता है सीए के अंदर तैयारी का। मतलब अभी आपके पास क्या, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ये तो हमने अर्ली स्टार्ट कर ली। तो इस दफा तो आपके पास एक अच्छा फिर भी 6 महीने का टाइम। अगस्त में आई थिंक सेकेंड या थर्ड वीक में एग्जाम्स हैं। तो उस हिसाब से अगर अनलिमिटेड स्कोप की तरफ जाएंगे ना तो चीजें मुश्किल होंगी। मेरा इसमें आपको पूरे सीए के लिए कुछ बातें मैं आपको ऐसी इन सेशंस के थ्रू बताऊंगा जो कि आपके पूरे सीए के पे एप्लीकेबल होंगी। जब सिलेक्शन कर रहे हैं ना टीचर की, उस टाइम एफर्ट करें। मैं ये नहीं कह रहा कि कोई भी टीचर जो है वो अच्छा नहीं है, लेकिन ऑल टीचर्स आर रिस्पेक्टेबल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें एक चीज बड़ी क्लियर है कि कुछ ना कुछ तो डिफरेंस है। अगर 8 10 टीचर सपोज ये सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, तो 10 का पढ़ाने का तरीका फर्क होगा, 10 की अप्रोच फर्क होगी। कुछ शायद स्टूडेंट्स के लिए अच्छी हो, कुछ अच्छी ना हो, कुछ शायद बेहतर क्वालिटी ऑफ टीचिंग की टर्म्स में करें, कुछ शायद बेहतर हो, कुछ शायद उतने अच्छे ना हो। और उसके साथ साथ जो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, आपकी फ्रीक्वेंसी किसके साथ मैच कर रही है। ऐसा नहीं पॉसिबल कि सपोज कैट 3 का पेपर 6,000 लोग अटेम्प्ट करते हैं या 10,000 लोग अटेम्प्ट करते हैं, तो ये हो ही नहीं सकता कि 10,000 के 10,000 के लिए एक ही टीचर सूटेबल हो। ये नहीं पॉसिबल। अब प्रॉब्लम ये है, बिकॉज वी लिव इन अ कमर्शियल वर्ल्ड, इसमें डेफिनेटली जो सोशल मीडिया है उस पे, अगर आप खुद सोचे ना, अगर हम ये सुनते हैं कि जी इलेक्शंस रिग्ड थे, इलेक्शंस में अगर हम धांधली का सुनते हैं, तो ये जो सोशल मीडिया पे पोस्ट्स होती हैं बेस्ट टीचर फॉर फ्ला सब्जेक्ट, इसकी ऑथेंटिसिटी का कैसे पता लगेगा। आपको क्या पता कि ये पोस्ट किसने की है। क्या ये पोस्ट एक कॉलेज का एजेंट एम्बेसडर नहीं कर सकता, और वो उसके अंदर क्या फेक आईडीज का हमें नहीं पता। लेकिन मार्केटिंग में एक कॉन्सेप्ट होता है कि आप इतना ज्यादा झूठ बोलें कि वो सच लगना शुरू हो जाए, उस पर सच का गुमान हो। वो एक शेर भी है ना, मैं सच कहूंगा फिर भी हार जाऊंगा, वो झूठ कहकर लाजवाब कर दे। तो जो अब बार बार आप वो पोस्ट देखेंगे और आप उसको देख के कहेंगे अच्छा, इन टीचर के वोट सबसे ज्यादा हैं, तो इसका मतलब है ये बेस्ट टीचर है, लेट्स गो टू हिम। आपको तो ऑथेंटिसिटी का ही नहीं पता। अब इसका हल क्या है। डेमो लेक्चर्स, तमाम टीचर्स इंक्लूडिंग माई, डेमो लेक्चर्स आर अवेलेबल। देखिए आपका किसी एक पर्टिकुलर टीचर के पास पढ़ना जरूरी नहीं है, आपका पढ़ना उस टीचर के पास जरूरी है जो आपको लगता है कि आपके पास होने का सबब बन सकता है। तो नंबर एक, आप जाएं यूट्यूब के ऊपर, डेमो लेक्चर्स देख के असेस करें, उसके बाद डिसीजन लें। पहली चीज। दूसरी चीज है कि किससे आपकी फ्रीक्वेंसी मैच। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज है वो है कि जो लोग आपसे पहले उस टीचर से पढ़ चुके, जो एक्चुअल स्टूडेंट्स हैं, उनसे फीडबैक लेकर
डिसीजन मेकिंग। बहुत सी मर्तबा सुनने में आता है कि जी फीडबैक ले रहे हैं वो कोई ग्रुप्स के एडमिन है, तो उनसे फीडबैक ली जा रही है, और वो उन ग्रुप्स के एडमिन खुद जो है वो 8 दफा फेल होके पास हुए। तो मतलब एडवाइस भी फिर किसी ऐसे बंदे से लेना हु इज कॉम्पिटेंट टू एडवाइस। बात थोड़ी सी समझ में आ रही है? तो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है। एक जो इस सब्जेक्ट में बड़ा चैलेंज, शायद आप सोशल मीडिया पे देख रहे हो तो आपको पता भी होगा, कॉन्सेप्ट्स की रिटेंशन। रिटेनिंग कॉन्सेप्ट का मतलब कॉन्सेप्ट्स जहन में रखना। इसमें कॉन्सेप्ट्स का एक समंदर, एक सैलाब है कॉन्सेप्ट्स। बहुत से छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स हैं, बहुत से पॉइंट्स हैं। सो दैट इज अ चैलेंज। आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इस दफा थोड़ी सी मैं समझता हूँ बेनिफिशियल चीज है, टू स्टार्टिंग इट अर्ली। लेकिन आपने इसको लाइटली लेना, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट्स को रिवाइज करना बार बार और पक्का करना, इट टेक्स टाइम। लैंग्वेज भी कुछ यूनिक किस्म। अच्छा, एक चीज जो मजे की है वो ये है कि नाम जब देखते हैं ना कॉन्सेप्ट का, तो त्राह निकल जाता है कि ये क्या वर्ड है। लेकिन जब कॉन्सेप्ट एक्सप्लेन हो जाता है तो अच्छा ये था, बस इतनी सी बात। तो लेकिन वो नाम भी तो ज़हन में रखना है ना, तो उधर आपका थोड़ा एफर्ट रिक्वायर्ड होगी। और इसके लिए बहुत सी टेक्निक्स जो शायद लास्ट सेशन में मैं नहीं अप्लाई कर सका, बिकॉज इट वाज अ न्यू एग्जाम। बट एक्सपीरियंस से भी बंदा बहुत कुछ सीखता है। एक अच्छा टीचर वही होता है जो अपने आप को ना कॉन्स्टेंटली इवॉल्व कर रहा हो। तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग किस्म की चीजें मैंने इस सेशन के लिए प्लान की हैं जो हमें मिलेंगी। हॉस्टल लाइफ, चूज अ हॉस्टल विच इज सूटेबल फॉर यू। और ये तो जिसको कहते हैं ना, सबसे बड़ा, अगर आप मुझसे पूछे ना रीजन ऑफ फेलियर, तो वो कोई टेक्निकल रीजन नहीं है। वो ये एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है कि स्टूडेंट्स कहते हैं कि हम मैट्रिक एफएससी का एक, बहुत से प्रॉब्लम्स के अलावा जो एक बड़ा प्रॉब्लम मैंने इसमें नोट किया, वो था कि भाई पूरा साल कुछ नहीं किया, आखिरी 2 महीने, 1 महीने, 3 महीने एकेडमी ली, और बड़े शानदार नंबर भी आ गए। वो अप्रोच स्टूडेंट्स ना फिर, अच्छा पीआरसी में आते हैं, वहां पे भी क्योंकि ये असाइनमेंट्स वगैरह का एक कल्चर एग्जिस्ट करता है, तो वहां पे भी कहते हैं आखिरी महीने में तैयारी कर लेते हैं, और अच्छा पास भी हो जाते हैं ना। या तो कि पास ना हो, पास हो रहे हैं, तो वो ना यही वाली अप्रोच रिपीट करते हैं पीआर, ये कैफ लेवल के ऊपर। दैट डजंट वर्क। इधर जितना आप स्ट्रक्चर, डेली अगर आप 1 घंटा पढ़े ना, उसका इफेक्ट ज्यादा है एज कंपेयर टू कि आप आखिरी महीने के अंदर जो है वो 6 6 घंटे पढ़। वो जिसको कहते हैं ना, लिटिल ड्रॉप मेक्स एन ओशन, कतरा कतरा दरिया बनता है। ये बेसिकली वही वाली चीज। इसका आपने जरूर ख्याल रखना है कि रोज थोड़ा पढ़ें। मैं रोज में ज्यादा नहीं, पर एक और फायदा पता है क्या होता है थोड़ा पढ़ने का? मैं ज्यादा पढ़ने के कभी एडवाइस नहीं करता कि आप एक दिन में बहुत ज्यादा कवर करें चीजें। इसका फायदा ये होता है थोड़ा पढ़ने का कि आपने जो थोड़ा सा पढ़ा ना, उसको आप सही डिटेल में समझें। बजाय अगर उसमें आपको कोई एक वर्ड भी नहीं समझ आ रहा, आप उसके ऊपर रिसर्च इवन के कर सकते हैं, टीचर से पूछ सकते हैं। आप सोचे जब आखिरी दिन होता है, आखिरी महीना होता है, तब तो होता है बस जल्दी जल्दी। उस टाइम तो जिसको कहते हैं ना कि खाना पूरी करनी होती है कि भाई मैंने 17 के 17 चैप्टर पूरे कर लिए। सिलेबस काफी हैवी है इस सब्जेक्ट। तो अगर डिसिप्लिन्ड अप्रोच नहीं होगी, या अभी पिछली अटेम्प्ट में जो लोग मेरे साथ थे, उनको बड़ी डिसिप्लिन्ड अप्रोच से चलाया है, बार बार रिवीजन करवाई है, उसके बाद भी वो जो है वो अभी भी एफर्ट उनकी जारी है, अभी भी उनके साथ एफर्ट चल रही है ताकि चीजें पक्की हो। वो अल्लाह का शुक्र है कि हमने सिलेबस को भी टाइमली कंप्लीट किया, तो वो अभी एक कंट्रोल्ड पोजीशन में है। अगर ऐसा होता ना कि सिलेबस भी नहीं हमारा कंप्लीट है और इस तरह के कोई डिले होते, तो ये नहीं होना था। और उनको अच्छा खासा टफ टाइम मैंने
दिया शुरू के अंदर, क्योंकि दो तरीके होते हैं आमतौर पे। एक बड़ी गलत प्रैक्टिस ये होती है, शुरू में बिल्कुल स्लो चलें और एंड पे सारा लोड जो है वो डाल दें स्टूडेंट के ऊपर। मैंने उलट स्ट्रैटेजी की, शुरू में मैंने खींच के रखा, ताकि मतलब जब हम दिसंबर के एंड पे थे ना, तो हमारा 90% या 80% सिलेबस कंप्लीट, ताकि बच्चे को पता। अब मैं उनको रिवीजन, असल में लोग तो रिवीजन फरवरी में कर रहे हैं ना, मैंने उनको रिवीजन जो है वो दिसंबर मिड से स्टार्ट करवा दी। कि पुराने कॉन्सेप्ट्स तो रिवाइज करते थे ना क्लास में, ओरल टेस्ट वगैरह कर रहा था इस तरह, ताकि ये हो कि वो एक पक्का हो जाए चीजें। रिटन टेस्ट वगैरह तो खैर वीकली चलते ही रहे। डिफिकल्टी लेवल इज मॉडरेट। अच्छा, अभी तक के पेपर की बेसिस पे जो है, जो मॉडल पेपर आए, मॉडरेट डिफिकल्टी लेवल में से नजर आ रहा है, को बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है। और इसमें जो मॉडल पेपर की बेसिस पे एनालिसिस है वो ये है कि तकरीबन 50-50 की रेशियो होगी। 50% तो प्योर मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग। मेमोरी बेस्ड टेस्टिंग मतलब डिफाइन दिस, लिस्ट द फीचर्स, एक्सप्लेन द एडवांटेजेस, मतलब किताब चिपकानी। 50% तो अच्छा, रिमेनिंग 50% एप्लीकेशन बेस्ड है। लेकिन उसमें भी जब तक आपको वो किताबी बातें पता नहीं ना होंगी, तो अगर रियल टर्म्स में बात करूंगा तो मैं कहूंगा 75% इज मेमोरी, 25% इज एप्लीकेशन। और वो अगर किसी को वो मेमोरी, वो चीजें, कॉन्सेप्ट्स याद हो ना, तो उसको अप्लाई करना कोई मुश्किल नहीं। पेपर मजे का है, मतलब इसमें आपको काफी सारी चीजें सीखने का मौका मिलेगा। अच्छा, ये एक बिल्कुल चैलेंज है कि रट्टा जो है वो भूल जाते हैं। इसमें है रिवाइज, रिवाइज, रिवाइज। एक चीज, मतलब आप चैप्टर 2 पे जा रहे हैं तो चैप्टर 1 अभी भी सिलेबस के अंदर ही है, उसका एक पेज डेली रिवाइज कर सकते हैं। एक ये टेक्निक है। दूसरा, लिख। सबसे जो चीज आपकी मेमोरी में स्टोर होती है ना, जब आप लिख के करते, उसको लिखें। थ्योरी के सब्जेक्ट्स में प्रॉब्लम असल में ये, स्टूडेंट्स को लिखने का भी नहीं ना शौक। अगर वो लिखें ना, वो। तीसरी चीज भी, इसमें बहुत सी टेक्निक्स मैं यूज करूंगा। ये जो आपकी सैटरडे को क्लास होगी, इसमें हर सैटरडे की क्लास में हम पुराने कॉन्सेप्ट्स रिवाइज करेंगे। और एक तो है ना कि मैं बोल के रिवाइज करा दूं, आपसे मैं बुलवाऊंगा, खुद आपको हिंट्स दूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सजा जजा का सिस्टम है, लेकिन खुद बोल बोल के आपको याद करवाऊंगा, कि ताकि कि भाई ये डेफिनेशन है, कम से कम ये वर्ड्स आपको याद हो जाएं। तो क्लास के अंदर भी याद कराने का मैकेनिज्म होगा। फिर चौथी चीज क्या होगी? प्रैक्टिस वर्कशीट। हर चैप्टर के ऊपर एक प्रैक्टिस वर्कशीट होगी जिसको आप हाथ से सॉल्व करेंगे, उसको हम डिस्कस करेंगे, उससे मजीद पक्का होगा। फिर हर वीक टेस्ट होगा, उसके लिए भी आप तैयारी करेंगे। तो मतलब डिफरेंट टूल्स है कितने। आप इंशाल्लाह ताला इस तरह से आपको किया जाएगा ना, इसमें भूलने का मसला बिल्कुल मेजोरिटी का है। लेकिन इतना रिपीट करेंगे, इतना रिपीट करेंगे कि वो चीजें ना स्टिक करना शुरू हो। फिर ऐसा होगा कि अगर चैप्टर 5 पे पहुंच गई, तो मैं आपको फिर सिलेक्टिव टॉपिक्स दिया करूंगा कि भाई चैप्टर 1 तो भूल गए होगे, तो ये 2-4 टॉपिक्स रिवाइज करके आना, मैंने जबानी सुनने। तो इस तरह ये होगा कि बार 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 जब वो रिवीजन, ये इनसे भी, ये जो अभी आपसे पिछला बैच गया, इनसे इवन ऑनलाइन में भी जब हमने क्लासेस किए तो ओरल टेस्ट लिए, सवाल मैं पूछता था वो मुझे जवाब देते थे। तो पता नहीं अब वो देख के नोट से दे रहे होते थे या क्या, वो जानते हैं। लेकिन ये वो जवाब देते थे, तो उससे पक्की हो जाए। इवन अगर कोई देख के भी दे रहा है ना, तो चलो अपने मुंह से बोल रहे हैं ना। पर एक और काम मैं करता रहता हूँ कि जो जो हकीकी दुनिया में जो जो चीजें हो रही होंगी ना, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क के वजह से, वो मैं आपके व्हाट्सएप ग्रुप में उनके स्क्रीनशॉट्स या लिंक्स भेजता रहता हूँ। तो उससे भी चीजें और पक्की होती रहती है। मतलब आपको लगेगा कि बस यही है,
डेटा सिस्टम्स एंड दिस, तो वो आपके दिमाग के साथ ना एक उसका कनेक्शन एटलीस्ट 6 महीना के लिए तो मजबूरी है, बनाना पड़ेगा। नया एग्जाम है, सेकंड अटेम्प्ट है, इसकी एक्सपेक्टेशन इस एग्जाम के लिए भी, अगले अटेम्प्ट के लिए भी को बहुत नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है, पेपर इज गोइंग टू बी वेरी डिसेंट। लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन जरूर है, हल्का मत इसको लीजिएगा। आप थोड़ा सा ना इसको, बेशक सोशल मीडिया पे या अपने सीनियर से, सारों की हालत जो है ना वो टाइट हुई हुई है इस सब्जेक्ट को लेके। एक तो रीजन है पहली दफा हो रहा है, तो वो नई चीज का, वो जिसको कहते हैं ना फियर ऑफ द अननोन, वो एक तो आ जाता है कि पता नहीं कैसा आएगा। हालांकि पेपर के बाद इसका पासिंग रेशियो अगर आप मुझसे पूछें, मेरी एक्सपेक्टेशन है इसका पासिंग रेशियो 40 से 50% के दरमियान में होगा, जो कि सीए के किसी पेपर के लिए बहुत अच्छा पासिंग रेशियो है। इसका पासिंग रेशियो अच्छा खासा है, लेकिन अच्छा है वो जो डरे हुए हैं हम उनको डरा ही नहीं है, ताकि वो मेहनत करते लाइट ना लें। लाइट नहीं लेना, क्योंकि इसकी जो लैंग्वेज है ना वो एक बैरियर है, वो एक मसला आपको करेगा। अब मसले को अगर आपकी मर्जी है, अगर आप मसले को रिजॉल्व करना चाहते हैं तो स्टार्ट अर्ली, फेस द प्रॉब्लम, आंखों में आंखें डाल के उस मसले का हल करें, अर्ली स्टार्ट करें, टाइम लगाएं। एंड के लिए छोड़ेंगे वो फिर आपको पता है थोड़ा सा प्रॉब्लम उसमें हो जाता है। हाँ जी, ये जो आपका इंट्रोडक्शन टू बिजनेस का सब्जेक्ट है, ये तो अब आई थिंक हो गया इंट्रोडक्शन टू, या बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स इनसाइट, शायद इस तरह का कुछ चीज होगी। उसमें आपने आई थिंक कुछ इंडस्ट्रीज और कुछ सिस्टम्स पढ़े होंगे, ये उससे भी थोड़ा सा हल्का फुल्का कनेक्शन है, मेजॉरिटी कॉन्सेप्ट्स नहीं। आप लोगों के ये जो क्वांटिटेटिव मेथड्स का पेपर है, इसमें स्टेटिस्टिक्स है, स्टेटिस्टिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स इधर यूज हो रहे हूँ, वो वाला, क्योंकि डेटा तो स्टेटिस्टिक्स में भी होता है ना, तो वो वाले प्रोबेबिलिटी का कुछ कॉन्सेप्ट इधर यूज हो रहा होगा। नहीं, ये प्योरली थ्योरेटिकल एग्जाम है। प्रैक्टिकल इसमें वो भी न्यूमेरिकल नहीं उसको कह सकते, एक जगह है जहां पे थोड़ी सी प्रैक्टिकलिटी है, लेकिन है ये प्योरली थ्योरेटिकल एग्जाम। एक्सपेक्टेड चैलेंजेस, नया पेपर है, बहुत ज्यादा पास पेपर्स नहीं है, लेकिन हमारे लिए बेंचमार्क मॉडल पेपर है जिससे हमें एक इंडिकेशन मिल गई है। मार्च के एंड तक हमारे पास वो पेपर भी आ जाएगा। टेक्निकल इन टर्म्स ऑफ द jargon एंड रिटेंशन इश्यूज, ये इशू है जिसको मैंने आपको इसका सोल्यूशन भी बता दिया कि हमने क्या करना है। इंटीग्रेटिंग थ्योरी विद प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन। अच्छा, ये जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है ना, इस पे मैं आपको हैवी प्रैक्टिस करवाऊंगा और खुद आंसर पूरा लिख के दिखाऊंगा, और आपको 3 स्किल्स सिखाऊंगा जो आपको पूरे सीए में काम आएंगे: रीडिंग, थिंकिंग एंड ड्राफ्टिंग। ये 3 स्किल्स याद रखिएगा, रीडिंग, थिंकिंग और ड्राफ्टिंग। थ्योरी के पेपर्स बेस ही इस चीज के ऊपर करते हैं, जो थियोरेटिकल एग्जाम्स है ना वो बेस ही इस चीज के ऊपर करते हैं कि आपको केस स्टडी पढ़नी आती है या नहीं, उसकी आपको जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो सोचना आता है या नहीं। अब अच्छा, इसमें बच्चे अक्सर एक चीज मुझसे पूछते हैं कि सर कैसी बातें कर रहे हैं, हम पढ़े लिखे लोग हैं और आप हमें कह रहे हैं कि हमें पढ़ना नहीं आता। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं आता, मैं, बहुत शुक्रिया, कुछ नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि आपको पढ़ना नहीं आता, आपको यकीनन पढ़ना आता है, आपको नॉवल पढ़ना आता है, आपको स्टोरी बुक पढ़नी आती है, आपको केस स्टडी नहीं पढ़नी, आपको सीए के पेपर की केस स्टडी नहीं पढ़नी, आपको सीए के पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं पढ़नी आती। इस चीज के बारे में मैं 100% क्लियर। तो मैं आपको बिल्कुल जिस तरह होता है ना बेबी स्टेप्स में रिक्वायरमेंट और केस स्टडी पढ़ना सिखा रहा हूँ, और वो मेरा मकसद सिर्फ कैफ पे नहीं होगा,
आपके पूरे सीए में, सीए फाइनल्स तक आपको ना एक नुस्खा मिल जाएगा कि भाई केस स्टडी और रिक्वायरमेंट पढ़ते कैसे। सीए में 30 से 40% जो बच्चा फेल हो रहा है ना, वो नॉलेज की कमी की वजह से नहीं फेल हो रहा, उसको ये 3 स्किल्स नहीं आती। रीडिंग नहीं आती, इवन क्या फेट लेवल के ऊपर रीडिंग नहीं आती, थिंकिंग सोचना नहीं आता कि ये जो केस स्टडी में है, ये मैं अपने किताबी कॉन्सेप्ट से कैसे लिंक करूं, इनको कनेक्ट करूं कैसे। और उसके बाद ड्राफ्टिंग। बहुत सा बच्चा जिसको रीडिंग और थिंकिंग तो आती है, लेकिन उसको अपना आंसर किस तरह लिखना है वो नहीं आता। तो अगर ये 3 नुस्खे हैं, इफ दीज 3 थिंग्स आर द रेसिपी फॉर सक्सेस, तो आई विल टीच यू ईच ऑफ दीज स्किल्स। मैं सवाल इस तरह नहीं पढ़ूंगा कि रॉकेट स्पीड से सवाल पढ़ दिया, नहीं। आप बोर हो जाएंगे जिस स्पीड से मैं सवाल पढ़ूंगा, लेकिन आपको समझ में आएगी कि भाई ये स्पीड से क्यों सवाल पढ़ रहे हैं। क्योंकि रॉकेट की स्पीड से जब सवाल पढ़ते हैं ना, तो आप बिल्कुल सतही लेवल पे रहते हैं। एक चीज की एक गहराई है ना, उस गहराई में जब तक नहीं उतरेंगे। और इवन कल हम वो कैफेट की ना एग्जामिनर कमेंट्स पढ़ रहे थे। एग्जामिनर कमेंट्स क्या होते हैं कि हर पेपर के बाद ना आई कैप स्टूडेंट्स के पेपर्स में जो गलतियां थी उनके ऊपर कमेंट्री कर रहा होता है कि इस सवाल में ये गलतियां थी, इस सवाल में ये गलतियां थी। तो इवन कैफ एट का एग्जामिनर, कैफ एट कैफ का आखिरी पेपर है, उसका एग्जामिनर कह रहा है बच्चों को पढ़ना नहीं आता, बच्चों को सोचना नहीं आता, बच्चों को लिखना नहीं। तो अगर उधर ये प्रॉब्लम है तो कैफ थ्री में तो प्रॉब्लम शायद ज्यादा होगा। तो हमें प्रॉब्लम्स का अल्हम्दुलिल्लाह पता है। जब आपको प्रॉब्लम का देखें, सबसे बड़ा मसला क्या होता है, बीमारी इज नॉट एन इशू, उसकी जो तशखीस है, जो मर्ज की तशखीस है, जो उसका डायग्नोसिस है। अगर सही डायग्नोसिस ना हो तो बंदा परेशान रहता है। सही डायग्नोसिस हो जाए तो चलो सही दवाई मिल जाएगी तो बेहतरी हो जाएगी ना। आपको बीमारी कोई और सी दवाई आप कोई और इस्तेमाल करेंगे तो मसला तो नहीं हल होगा। तो इस चीज के लिए इस पर बहुत काम इंशाल्लाह ताला, जितना पिछले सेशन में किया था ना, उससे 6 गुना काम इस सेशन में करना है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि इस दफा ज्यादा क्यों कर रहा हूं, उसका भी लॉजिक बता देता हूँ। अब इस दफा एक पेपर तो हो जाएगा ना, तो अब आई कैप भी ना फिर आहिस्ता आहिस्ता चौड़ा होता जाता है ना, कि भाई एक पेपर हो गया ना, अब थोड़ा मुझे अलाउड है कि मैं डिफिकल्टी का स्केल अप करूं। तो हम अगर उसको बेस बना लेंगे, तो फिर तो अभी भी जो जिस तरह से मैंने इन्हें पढ़ाया है, मॉडल पेपर से ऊपर रख के पढ़ाया, कि थोड़ा बहुत तो मार्जिन रखें ना। लेंथी सिलेबस है, ये एक वाकई चैलेंज है। सिलेबस इंतहा का लेंथी है, ये मैं खुद मतलब आवाजार करने की हद तक लेंथी, मैं यूं इसको कहूंगा। लेकिन है तो है। सिलेक्टिव स्टडी में एक तो पेपर अभी बिल्कुल भी मैच्योर नहीं हुआ, रिस्क उसमें बहुत बढ़ जाता है। हाँ ये होता है डेफिनेटली कि कुछ चैप्टर्स को जाहिर है ज्यादा इंपॉर्टेंस देंगे, कुछ को कम इंपॉर्टेंस देंगे, लेकिन कवर सब कुछ करना पड़ेगा। मैं आपको एक रीजन बताऊंगा सिलेक्टिव स्टडी क्यों नहीं करनी। एक इसमें बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल पेपर की, अच्छा जो भी मैं बात करूंगा ना, उसके पीछे कोई ना कोई रिटर्न एविडेंस मौजूद, हवाई फायरिंग नहीं। मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि जो मैं बात कर रहा हूं वो कहां पर लिखी हुई। प्लान ऑफ अटैक, ये हमारी क्लास तकरीबन, ये जो सैटरडे की क्लास होगी, ये 1.5 से 2 आवर्स की इसका ड्यूरेशन हुआ करेगा। इसमें हम गोइंग फॉरवर्ड, आज तो जरा लाइट है, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड हम ये कर लिया करेंगे कि थोड़ी ब्रेक कर लें ताकि आपको एक वो भी मिल जाए। टीचिंग स्ट्रैटेजी मैंने तकरीबन आपसे डिस्कस कर ली है। कॉम्प्रिहेंसिव चैप्टर वाइज नोट्स, अच्छा इसमें ना नोट्स मैंने हर चैप्टर के आपके लिए बने हुए हैं। मैं कोशिश करूंगा बल्कि कि इनको एक ही दफा आप प्रिंट करवा लें, ये इनके पास रखवा लेंगे। बेसिकली हर चैप्टर के नोट्स हैं, और वो
बड़े कोशिश की है कि बड़े फ्रेंडली तरीके से नोट्स हों, ताकि जैसे अभी वो आपने सुना था ईआरपी का वर्ड मैंने यूज किया था, और मैंने कहा था चैप्टर, आपका पूरा एक चैप्टर है, चैप्टर 8 एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। अब इसके नोट्स इस तरह से बने हुए हैं कि देखें, इस चैप्टर के अंदर पहले तो है कि कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से आपने कवर करने, ये इसका एक हेलीकॉप्टर व्यू है। हेलीकॉप्टर व्यू का मतलब होता है कि ये मेन टॉपिक्स हैं जो हमने इसके अंदर कवर करने हैं। फिर उसके अंदर ना टेबुलेटेड फॉर्मेट। अब जैसे किताब में अगर आप चैप्टर देखेंगे वो शायद ज्यादा एक्सटेंडेड होंगे, लेकिन उसमें से सिर्फ जो काम की बात, अब ये पूरा पेज भी नहीं है, ये 4 लाइनें पूरा, लेकिन एक चीज जो इंश्योर की कि कोई भी चीज मिस ना हो। तो इसमें इस तरह के की कंपोनेंट्स आ गए, तो उसको ज्यादातर जो मैंने कोशिश की है ना वो टेबुलेटेड फॉर्मेट की। फिर साथ ना आपकी आसानी के लिए, आपकी सहूलत के लिए, कई जगहों पे जहां पे जरा सा भी टेक्निकल कॉन्सेप्ट था ना, तो मैंने वहां पर डेली लाइफ एनालॉजी ऐड की है। डेली लाइफ एनालॉजी का मतलब होता है कि कॉन्सेप्ट को हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से समझना चाहें। जैसे अगर डेटाबेस में इंजन का वर्ड यूज हुआ है तो उसे गाड़ी के इंजन से रिलेट कर दें, तो उधर टर्मिनोलॉजी यूज हुई है, तो उससे ये होता है कि आपके लिए चीजें ना समझना जरा सहूलत हो जाती है। तो ये सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ सकें। इस तरीके से बेसिकली आपकी पूरी बुक के जो नोट्स हैं वो बने हुए हैं, और सारे कॉन्सेप्ट्स इसके अंदर कवर्ड हैं। फिर भी मैं सजेस्ट ये करूंगा कि एक मर्तबा आई कैप स्टडी टेक्स्ट को रीड जरूर कर लीजिए, उस चैप्टर, अगर टाइम मिले। ये ऑप्शनल, ये मैंडेटरी नहीं। ये वाला जो काम है ना ये ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। लेकिन क्योंकि आप लोग अर्ली स्टार्ट कर रहे हैं तो आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। रीड करने का मतलब ये नहीं है कि वर्ड टू वर्ड, आप ये कम से कम कर सकते हैं कि यार सारी हेडिंग्स देख लें, सारे पॉइंट्स देख लें कि कोई चीज मिस तो नहीं है। इंशाल्लाह ताला मिस होगी नहीं। मैं भी इस सेशन के लिए एक दफा दोबारा ये कंपैरिजन करूंगा। लास्ट सेशन में भी बच्चों ने वैसे कंपैरिजन किया, कोई मिस नहीं हुई चीज, लेकिन दोबारा कंपैरिजन करेंगे, आप भी कर ले, कोई मिस है नहीं, लेकिन जस्ट टू बी ऑन द सेफ साइड, तो एक पॉइंट भी मैं कहता हूं मिस ना हो। आई कैप का क्वेश्चन बैंक है। अच्छा, आई कैप का क्वेश्चन बैंक करेंगे तो सही हम, लेकिन टू बी ऑनेस्ट विद यू, द क्वेश्चन बैंक डज नॉट रिफ्लेक्ट द मॉडल पेपर। मतलब उस तरह के सवाल मॉडल पेपर में नहीं है, लेकिन हम उसके बावजूद, क्योंकि आई कैप का एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, हम उसको गो थ्रू जरूर कर लेंगे। लेकिन मेन जो नुस्खा है ना वो मॉडल पेपर है। मेन हमारी तैयारी उस फॉर्मेट पे होनी चाहिए, बट कॉन्सेप्ट्स की रिवीजन के लिए या उसके लिए बुरा नहीं। हाँ वो अच्छा उधर भी नहीं रिफ्लेक्ट करता। हाँ ये एक, आई डोंट नो व्हाई इट इज लाइक दिस, लेकिन वो रिफ्लेक्ट नहीं करता आपके उसको, पेपर को। अच्छा ये अगर पीआरसी में भी है, कैफ में भी, इवन मैं जब अभी तो क्वेश्चन बैंक है नहीं कैफ 8 का, कैफ 8 तक में ये मसला था। तो मॉडल पेपर में जो सवाल थे वो अजीब ही नेचर के होते थे, मतलब उस नेचर के सवाल तो पेपर में आते ही नहीं। लेकिन हमने इसको कर लेना सिर्फ, जिसको कहते हैं ना कि हमारे पास को मटेरियल लिमिटेड है, तो इसको इसलिए हमने कर लेना। उसके अलावा मैंने आपको बता दिया कि मैं आपको खुद प्रैक्टिस वर्कशीट्स दूंगा हर चैप्टर की। और कॉन्सेप्ट बिल्डिंग के लिए ना हम, और इंटरेस्ट के लिए आपके रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स यूज कर रहे होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको क्लाउड टेक्नोलॉजी पढ़ा रहा हूँ, बहुत मर्तबा उसमें रियल वर्ल्ड में कुछ ऐसा हो रहा होता है। आपने ये इस सेशन के दौरान आई थिंक अक्टूबर में या नवंबर में स्नैपचैट की जो एप्लीकेशन थी वो आपने कुछ अरसे के लिए देखा होगा, डाउन हुई थी। अब वो क्यों डाउन हुई थी? क्योंकि उस वो होस्ट हो रही थी AWS, Amazon वेब सर्विसेज के क्लाउड प्लेटफॉर्म के ऊपर, और उनको कोई टेक्निकल ग्लिच, कोई टेक्निकल ट्रबल आया था। तो वो जो रियल वर्ल्ड एग्जांपल होती है ना, वट एवर इज हैपनिंग इन द रियल वर्ल्ड, उससे जब आप कनेक्ट करते हैं, तो एक तो आपका सब्जेक्ट में इंटरेस्ट डेवलप होता है। इंटरेस्ट भी डेवलप होना इसलिए जरूरी है ताकि आपका पढ़ने का दिल करे।
और दूसरी ये चीज होती है कि वो कॉन्सेप्ट ना आपके माइंड में जो एग्जाम्पल होती है ना, वो स्टिक कर जाती है। इसके बाद जो टीचिंग स्ट्रैटेजी है उसके अंदर केयरफुली प्लान्ड सिलेबस कवरेज इंशाल्लाह ताला होगी। मतलब जिस तरह मैंने आपको बताया कि जो मेरा आप लोगों के लिए टारगेट है जिन्होंने अर्ली स्टार्ट किया, आपके पास है फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई। आपका सिलेबस 31 मई पे खत्म होना चाहिए, पूरा सिलेबस विद प्रैक्टिस। अब वो कैसे खत्म होगा? हमारे जो टोटल लेक्चर्स हैं एलएमएस पे, वो करीबन कोई 60 के करीब। कुछ लेक्चर्स के पार्ट्स भी हैं, लेकिन तकरीबन कोई 60 के करीब वो लेक्चर्स हैं। तो मेरे ख्याल में हर महीने में आपको अगर 15 लेक्चर्स भी आप ले लें, 15 से 20 लेक्चर्स, मतलब फरवरी में अगर आप 15 लेक्चर्स लें, मार्च में 15 लें, अप्रैल में 15 लें और मई में 15 लें, तो आपका ये कंप्लीट हो सकता है। और उसमें सारी चीजें डिटेल से कवर्ड है। कुछ लेक्चर्स की, ज्यादातर लेक्चर्स की लेंथ जो है वो 1 आवर या उससे कम में। कुछ लेक्चर्स की लेंथ जाहिर है थोड़ी ज्यादा है, तो कुछ जगहों पर 1.5 घंटे का भी लेक्चर है। लेकिन ये है कि मेरे ख्याल में एक मंथ के टारगेट में 15 लेक्चर्स शुड बी डूएबल। ठीक है। अब क्योंकि 15 लेक्चर भी अगर आप करते हो और उसको फिर सही तरह, जिसको कहते हैं ना, निचोड़ेंगे ना, उसकी प्रैक्टिस वर्कशीट भी कर रहे हैं, उसका टेस्ट भी कर रहे हैं, उसका ओरल टेस्ट भी कर रहे हैं, रिटन टेस्ट भी कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक भी कर रहे हैं, ताकि वो चीजें पक्की भी हों। और उसके बाद ताकि आप जून जुलाई लगाएं और उसको रिवाइज करें। देखें, अर्ली स्टार्ट करने का कोई तो फायदा होना चाहिए ना। और आप बेशक मतलब इस स्टेज के ऊपर आप अगर चाहें तो फिर आप इसकी वजह से ज्यादा सब्जेक्ट्स ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपने 2 सब्जेक्ट का सोचा था, आप 3 सब्जेक्ट दे सकते हैं। वीकली रिटेंशन बूस्टर, अच्छा वीकली रिटेंशन बूस्टर में ये हुआ करेगा, ये जो हमारी सैटरडे को क्लास हो, उसके अंदर हम रेगुलर बेसिस पर, मैं आपको चैप्टर 1 है ना सपोज, आपने सपोज चैप्टर, अच्छा मैं बेसिकली बिल्कुल आपको माइक्रो मैनेज करूंगा। मैं आपको ये मंथली टारगेट वैसे बताए, मैं आपको वीकली टारगेट दिया करूंगा। मतलब हफ्ते की, इस हफ्ते को आपने क्लास में आना है ना, उससे पहले आपने क्या कवर करके आना है, ये मैं आपको टारगेट दिया करूंगा। अच्छा, अब चैप्टर 1 है, उसमें है सपोज 15 कॉन्सेप्ट्स। मैं आपको 15 के 15 कॉन्सेप्ट्स का नहीं कहूंगा, मैं उनमें से मैं सिलेक्ट करूंगा कि ये 6 कॉन्सेप्ट्स ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप रिवाइज करें। वो मैं आपसे जबानी भी सुनूंगा, लिखवाऊंगा भी, ताकि ये हो कि ये जो 1.5-2 घंटे हम यहाँ पे इन्वेस्ट करें ना, तो आपके पूरे हफ्ते का एक निचोड़ निकल जाए और आपको एक ग्रिप भी आ जाए कि चीजें किस तरह से चल रही। मिड टर्म मॉक, इसकी डेट नोट कर लें अपने पास, 15 मई 2026। इसमें हम मिड टर्म कर रहे होंगे और इसमें मैं आपकी जो डेटा और रिस्क, 2 ग्रेड्स, इस पेपर का नाम क्या है, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। और ये पेपर 3 ही ग्रेड्स में टूटा हुआ, 2 ग्रेड्स जो डेटा और रिस्क, वो इसके अंदर टेस्ट हो रही। अच्छा, होगा क्या, फॉर एग्जांपल अब नेक्स्ट वीक, आपका नेक्स्ट वीक के अंदर टारगेट है, वो मैं आपको पूरा टाइम टेबल शेयर करूंगा, पूरे सेशन का टाइम टेबल आपके साथ शेयर होगा, और फिर मैं उसको वीकली मॉनिटर करूंगा। और आपको पता है ना, एलएमएस आपको प्रोवाइड किया जाएगा, तो प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर, ये मैं चले थोड़ा आगे जाके बताता हूँ कि उसका स्ट्रक्चर क्या होगा। तो उसके अंदर जो है ना, वो आपको ये कवर करना होगा। तो ये मिड टर्म मॉक में मैंने आपको सिलेबस भी बता दी है, डेट भी बता दी, हम अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। मैं और भी जो, क्योंकि मैंने बताया ना ये चीजें एसीसीए में तो पहले से थी, तो वहां से जो अच्छे सवाल है वो निकाल के मैं आपको करवाऊंगा, क्योंकि आई कैप ने भी तो इधर उधर से सवाल पिक कर रहा होगा ना, तो क्या पता हमारे सवाल लग जाए, मैच हो जाए। चैप्टर वाइज क्लास प्रैक्टिस का मैंने आपसे जिक्र कर लिया, इसमें बहुत सा एआई जब है तो हम उसका भरपूर फायदा उठाएंगे। नोटबुक एलएम है तो उसमें फ्लैश कार्ड्स, क्विजेज, इन्फोग्राफिक्स, पता नहीं क्या क्या चीजें, माइंड मैप्स हैं,
तो सारी चीजें हम यूटिलाइज करेंगे, अपना बेनिफिट उससे करेंगे। असाइनमेंट्स, वो जो आपकी प्रैक्टिस वर्कशीट्स हैं, वीकली टेस्ट, और उनकी हमारी ये जो वीकली क्लास है ना, इसका एक एजेंडा हमेशा क्या हुआ करेगा, वीकली टेस्ट और प्रैक्टिस वर्कशीट की डिस्कशन। क्योंकि जब वो डिस्कशन होगी, ऑटोमेटिकली आपके सारे कॉन्सेप्ट्स रिवाइज हो जाएंगे, टॉपिक्स रिवाइज हो जाएंगे। कुछ मैं बोलूंगा, कुछ आप बोलेंगे, जब आप बोलते भी हैं ना, तो आपके दिमाग में वो चीजें फिक्स होना शुरू होती हैं। मिड टर्म मॉक की हमने बात कर ली, रिवीजन सेशन इंशाल्लाह रन करेंगे। फाइनल मॉक की भी डेट नोट कर लें, 15 जुलाई। वैसे आप लोगों का तो 15 जून को होना चाहिए, क्योंकि आप लोगों का सिलेबस तो हम इसको उस टाइम पे थोड़ा रीअसेस कर लेंगे, आप लोगों का अर्ली कर लेंगे। या ऐसा करेंगे कि आपको एक मॉक आपका रख लेंगे जून में, जिसमें जो इस सेशन में मैं मॉक ले रहा हूँ वो दे दूंगा, और फिर एक आप मतलब 2 मॉक्स में। और मैं उस ये जो आपके मॉक के स्क्रिप्ट्स हैं, टेस्ट नहीं, टेस्ट तो क्लास में डिस्कस हो जाएंगे, लेकिन जो मॉक के स्क्रिप्ट्स हैं ना, वो मैं पर्सनली खुद चेक करूँ, टीचर असिस्टेंट से नहीं, खुद चेक करूँ। इंटरैक्टिव सेशंस इंशाल्लाह हम रखेंगे, ये जो फिजिकल सेशंस हैं या ऑनलाइन सेशंस, अगर कोई ऑनलाइन में जो स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड होंगे उसके लिए। और व्हाट्सएप ग्रुप में एडिशनल मटेरियल आपके साथ शेयर होता रहेगा ऑन एंड ऑफ, ये मैं शेयर करता रहा हूँ। इनफैक्ट असल में इधर नंबर स्टूडेंट्स के डिस्प्ले हो जाएंगे, इसकी वजह से कॉन्फिडेंशियलिटी के पर्पसेस के लिए मैं दिखा नहीं पा रहा स्क्रीन पे, लेकिन बेताशा मटेरियल है जो मैंने उनके साथ शेयर करता रहा। इसमें फॉर एग्जांपल कहीं पर लॉज भी थे, तो उन लॉज के जो एप्लीकेशन रियल वर्ल्ड में, तो वो मैंने उनके साथ लिंक शेयर किया कि भाई ये 10 मिनट। अच्छा, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये आर्टिकल है, इसको पढ़ने में आपके 10 मिनट लगेंगे, ताकि आप उसको पढ़ लें, वरना तो आप नहीं पढ़ेंगे ना अगर लंबा हुआ तो। और ऑफ कोर्स कनेक्टेड रहते हैं टेक्स्ट मैसेजेस, वॉइस नोट्स और वीडियोस वगैरह के थ्रू। अच्छा, अब ये जो सब्जेक्ट है, इसके अंदर जाहिर सी बात है डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क्स के कॉन्सेप्ट्स हैं। तो फॉर एग्जांपल ये जो फूड पांडा होता है, इस पे आपने ये चीज देखी होगी कि अगर आप ऑर्डर करें तो वो फिर आपसे पूछता है कि जी आप अपना फीडबैक शेयर करें, कोई रैंकिंग करें, कोई रेटिंग करें। तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, डाटा कलेक्ट कर रहे हैं आपसे। उस डाटा की बेसिस पर डिसीजन मेकिंग करें, पता लगता है, वो कहते हैं कि जी इस प्रोडक्ट में, इस फूड आइटम में ये मसला था, उसको ठीक कर लेंगे। तो ठीक करने का जो डिसीजन लिया गया वो डेटा की बेसिस पे लिया गया। इसी तरीके से डेटा कलेक्ट करने के डिफरेंट मैकेनिज्म्स हैं। फॉर एग्जांपल सर्वे किया जा रहा है, इस्लामाबाद एडमिनिस्ट्रेशन डेटा कलेक्ट कर रही है, ताकि वो फॉर एग्जांपल शायद सिक्योरिटी को इम्प्रूव करें। ठीक है, तो वो क्या है, वो भी एक डेटा कलेक्शन का तरीका है। ये भी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं कि यहाँ पर आप सपोज ये अगर एक्सेलेंट है, आप सर्विस से सेटिस्फाइड थे या नहीं। तो जितने ज्यादा एक्सेलेंट है, इसका मतलब है उतनी ज्यादा कस्टमर सेटिस्फेक्शन है। जबानी तो मैं नहीं बता सकता कि भाई सेटिस्फाइड कितने, कस्टमर सेटिस्फेक्शन लेवल, तो वो यहाँ से पता लगेगा। अब ये डेटा ही था ना कि पता लगा कि भाई पीआईए में 1118 फ्लाइट्स ऐसी थी जिसमें खाली एक या दो पैसेंजर्स बैठे थे। ये अच्छी बात है, मेरे ख्याल में बड़े नुकसान की बात है। तो ये डेटा होगा तो फिर आगे डिसीजन मेकिंग हुई ना। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है कि डेटा आपको क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें बताता है। शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल ने क्या किया, उन्होंने कहा कि संडे को ओपीडी क्लिनिक्स खुले होंगे। ओपीडी का मतलब होता है आउट पेशेंट। आउट पेशेंट से मुराद है, जैसे हमें नजला जुकाम होता है तो हम चेक कराने जाते हैं। एक होता है आईपीडी, आईपीडी इन पेशेंट। इन पेशेंट का मतलब है खुदा न खास्ता हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हो आप। तो उन्होंने कहा कि हम ना संडे को ये जो है ओपीडी क्लिनिक्स ओपन करेंगे और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स जो हैं वो अवेलेबल होंगे। अब ये जो इन्होंने डिसीजन लिया, ये जो हॉस्पिटल ने डिसीजन लिया संडे को अ, ये ओपीडी क्लिनिक्स ओपन करने का, इसके बैक एंड पे डाटा था। ऐसा हुआ
जब कई लोग जिन्होंने वीक डेज में अपॉइंटमेंट्स बुक की होती थी, फोन किया तो उन्होंने कहा नहीं वो मेरी तो मीटिंग निकल आई है तो मैं आज नहीं आ सकता, मैंने तो फॉर एग्जांपल स्कूल जाना है तो मैं आज नहीं आ सकता। तो यहाँ से ये डेटा देखते देखते उन्हें पता लगा कि बहुत सा हमारा जो रेवेन्यू है वो एक्चुअली मिस हो रहा है, क्योंकि बहुत से लोग हैं जो कि सैटरडे को ये वीक डेज में नहीं आ सकते। आपको बात थोड़ी समझ में आ रही है कि डेटा की कितनी वैल्यू है आपका पूरा, वरना कोई सोच ही नहीं सकता था कि भाई संडे को ओपन करने की जरूरत है नहीं। उनको पता लगा ना कि एक अच्छा चंक होगा जो मिस हो रहा होगा, उन्होंने कहा हम इनको ऐसे entertain ये जो ई चालान सिस्टम्स आपके हैं, अगेन इसमें भी ये जो सेफ सिटी कैमरास एंड ऑल दैट स्टफ, यहाँ पर आपके पास बहुत सा ये डाटा ही कलेक्ट हो रहा है ना। कोई ब्रीच हुई ट्रैफिक की, चालान जो है वो आपके मोबाइल में पहुंच जाएगा। फिर रिस्क, डाटा की जो लीकेज है वो एक बहुत बड़ा साइबर अटैक्स। ये अभी पिछले कुछ दिन पहले जो है वो पूरा एक हफ्ता मना रहे थे साइबर अटैक। आप फोन मोबाइल फोन करते थे किसी को, वो कहते आपको अलर्ट दे रहे होते थे कि भाई साइबर अटैक के हवाले से मोहतात रहे, ये दिस एंड दैट अवेयरनेस बेसिकली क्रिएट करते थे। बिकॉज साइबर अटैक आजकल जो वॉर्स हैं वो बेसिकली साइबर वॉर्स हैं। आपने बजाय है कि किसी मुल्क पे बम गिराएं, आप उसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एनर्जी का सोचें। खुदा ना खास्ता हमारा जो एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो हैक हो, पूरे पाकिस्तान में बिजली नहीं, आपका पूरा सिस्टम पूरी इकोनॉमी बर्बाद नहीं हो जाएगी। तो ये हैकिंग अगर कंट्री, ये कंट्री लेवल पे भी इशू है, ये फिर ऑफ कोर्स कंपनीज के लेवल पे भी इशू है। सो दिस इज वन थिंग दैट इज पर्टिकुलरली इम्पोर्टेंट। इंफॉर्मेशन डाटा की सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट है, वरना डाटा डार्क वेब जैसी जगहों पे, जैसे एक नॉर्मल इंटरनेट होता है डार्क वेब है, उसके ऊपर डाटा सेल कर दिया जाता है, फिर इसको डिफरेंट नेगेटिव पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल आइडेंटिफाई किया कि अच्छा ये जरा मोटी आसामी है तो इसको उठा लो। ये जो आपकी इवन क्या उसको कहते हैं, हाई प्रोफाइल किस्म की होती है किडनैपिंग वगैरह, उधर ये डेटा यूज हो सकता है। टेररिज्म, टेररिस्ट एक्टिविटीज के पर्पसेस के लिए यूज हो सकता है। तो डेटा की इसका मतलब है सिक्योरिटी कॉन्फिडेंशियलिटी बड़ी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपके साथ ये कुछ एडिशनल रिसोर्सेज हैं जो टाइम टू टाइम शेयर की जाएंगी। जो हमारी इम्पोर्टेंट डेट्स हैं वो हमने डिस्कस कर ली हैं ऑलरेडी। जो लोग बाद में स्टार्ट करेंगे उनके लिए डेडलाइन 30 जून होगी, मतलब जो कैफ के पेपर्स के बाद स्टार्ट करेंगे। अच्छा ये एक इम्पोर्टेंट एरिया है जिसको आप समझ लें, मोड ऑफ क्लासेस, ताकि इसके बारे में कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हमारी मोड ऑफ क्लासेस जो है वो बेसिकली हाइब्रिड नेचर की होंगी। हाइब्रिड नेचर को भी मैं डिटेल में एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो किस तरीके से होंगी, ताकि आप ऑफ कोर्स आपको कोई भी डिसीजन मेकिंग जो है उसमें एथिकली मुझे लगता है कि आपके पास सारी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए डे 1 के ऊपर, ताकि उसके बाद आप डिसीजन मेकिंग कर सकें। तो उसमें मैं आपको क्लियर कर दूं कि आपकी जो फिजिकल क्लास है वो खाली कब होगी, सैटरडे को। जस्ट इन केस अगर आपको पहले कंफ्यूजन थी भी, तो अब आपको क्लियर है कि आपकी फिजिकल क्लास होगी खाली सैटरडे को। एडिशनली आपको क्या मिल रहे होंगे, एलएमएस के ऊपर प्री रिकॉर्डेड लेक्चर। आपके पास एलएमएस पे प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स होंगे, मतलब ये जो हमारी फिजिकल क्लास होगी ये एडिशनल है। आपको प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स एलएमएस पे पूरे मिल जाएंगे। ये अभी सिक्योरिटी की वजह से एलएमएस इधर शो नहीं होता, लेकिन जो फिजिकल क्लास में स्टूडेंट्स बैठे हैं उनको मैं शो करवा भी देता हूँ कि वो किस तरह से स्ट्रक्चर्ड है एलएमएस। लेकिन ये चीज है फिजिकल क्लास में हमने क्या करना है वो मैंने आपको बता दिया। हम एडिशनल प्रैक्टिस वर्कशीट्स और अपने टेस्ट जो है वो डिस्कस कर रहे होंगे, और ओरल टेस्टिंग ऑफ कोर्स हो रही होगी। अच्छा इसमें जो प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं एलएमएस पे,
इस टाइम मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, लेकिन ये मोस्ट प्रोबेबली आपको नजर नहीं आएगी सिक्योरिटी फीचर्स की वजह से। ये है बेसिकली हमारा LMS। इसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ओरिएंटेशन सेशन, जैसे ये अभी सेशन हो रहा है, ये रिकॉर्ड होकर अपलोड हो जाएगा। इस तरह आपके पास ये जो चैप्टर्स हैं, चैप्टर 1 के बाद अगर आप नोटिस करें तो चैप्टर 2 नहीं है, चैप्टर 3 है। उसका रीजन ये है कि चैप्टर 1 के बाद मैंने चैप्टर 3 पढ़ाया था, फिर चैप्टर 4 पढ़ाया था, किसी लॉजिक की वजह से वो लॉजिक उधर एक्सप्लेन है, फिर चैप्टर 2 है। अब इसके अंदर होगा बेसिकली क्या कि जैसे कि चैप्टर 2 है तो इसके जो स्टडी नोट्स हैं वो भी इधर अपलोडेड होंगे, और फिर जो इसके लेक्चर्स हैं, जो उसके पार्ट्स हैं, वो भी सारे इधर अपलोडेड होंगे। फॉर एग्जांपल शुरू में कुछ लेक्चर्स हैं, उनके मल्टीपल पार्ट्स भी हैं, लेकिन मैक्सिमम वो 1.5 घंटे ही पे जो टोटल उनका दौरानिया होगा ना वो जा रहा होगा। ये सारे लेक्चर्स बेसिकली अपलोडेड है। फिर चैप्टर 2 की जो प्रैक्टिस वर्कशीट विद सॉल्यूशंस है वो अपडेटेड होगी। इसी तरह फिर ये आगे अगर आप चलते जाएं, चैप्टर 5 चैप्टर 6 आया, फिर उसके बाद चैप्टर 7 नहीं आया, क्योंकि मेरी स्ट्रैटेजी ये थी, और वो बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह काम किया, कि हमने पहले डेटा की ग्रिड कवर की, फिर हमने रिस्क की ग्रिड कवर की, और फिर हम सिस्टम्स पे गए। रिस्क की जो ग्रिड है चैप्टर 14 के बाद हमने चैप्टर 17 किया, फिर 16 और फिर 15। फिर उसके बाद सिस्टम्स की ग्रिड स्टार्ट हुई। ये जो सीक्वेंसिंग है ना, ये मैंने जो मुझे लॉजिकल सीक्वेंस लगा मैंने उस हिसाब से इसको पढ़ाया, कि पहले सिस्टम्स की इंपॉर्टेंस पता होनी चाहिए। तो चैप्टर 13 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 7 है, फिर 9 है, फिर 10 है, और फिर यहाँ पर एंड में चैप्टर 12 था, इसकी पोजीशनिंग हम कर देंगे। और उसके अलावा आपके सिलेबस में ना 4 एनेक्जर्स भी हैं, एनेक्जर ABCD, मतलब उनकी तसल्ली नहीं हुई थी 17 चैप्टर देने के बाद, उन्होंने कहा ये 4 एनेक्जर्स भी पढ़, तो वो भी समझें अलग अलग चैप्टर्स हैं। तो मुझसे तो पूछे तो मैं कहूंगा कि भाई इस किताब में 21 चैप्टर है। एनेक्जर्स जो होते हैं ना, वो मैंने ना इस तरह कर लिया था, दरमियान दरमियान में करवाता आ रहा, बजाय ये कि एंड पे बहुत लोड हो, एक महीने में एक एनेक्जर करवा दिया, दूसरे में दूसरा, तीसरे में तीसरा, तो इस तरह वो एक हो गया था। लेकिन ये बेसिकली आपका पूरा इसी तरह वीकली टेस्ट है, वो इस पे अपलोड होते जाएंगे। तो ये स्ट्रक्चर जो है वो हम लेके चलेंगे। इसमें एक और चीज मैं क्लियर कर दूं, समटाइम्स ये होता है कि जो फिजिकल स्टूडेंट्स हैं वो भी एक सर्टेन टाइम के बाद कहते हैं नहीं जी हमने फिजिकली नहीं आना। तो उस केस में फिर मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वो स्टूडेंट्स इन्फॉर्म कर दें ग्रुप के अंदर, तो फिर हम वो क्लास ही ऑनलाइन। हाँ, ये एक चीज है कि अगर एक भी स्टूडेंट ऑन फिजिकली आना चाह रहा होगा तो फिर मैं आ जाऊंगा। मतलब कोई एक भी स्टूडेंट अगर कहेगा ना कि फिजिकली आना है, तो मैं आ जाऊंगा। लेकिन अगर कोई नहीं आ रहा तो ऑफ कोर्स फिर मैं भी घर से आपको वो ऑनलाइन सेशन डिलीवर कर सकता हूँ। लेकिन सैटरडे को हमारी क्लास लाजमन हो। मैं तो एनकरेज करूंगा कि आप फिजिकली आए। उसका रीजन ये है, ये जो मोड है ना, ये हमने बड़ी सोच विचार के बाद डेवलप की है। हुआ ये है इन द लास्ट फ्यू इयर्स कि लोगों की जो टिल्ट या इंक्लिनेशन है ना, वो हो गई है प्योरली ऑनलाइन की तरफ। हमारे पास ज्यादा एडमिशंस ऑनलाइन में है और कम एडमिशंस फिजिकल क्लास के अंदर है। तो इंक्लिनेशन अच्छा, उसमें फिर ये हुआ लास्ट सेशन में भी हमने ये ऑब्जर्व किया कि बहुत से बच्चे जो फिजिकल क्लासेस के लिए एनरोल हुए, वो भी 2 महीने बाद जो है वो उन्होंने भी आना छोड़ दिया, क्योंकि प्रोबेबली क्योंकि LMS उनके पास था। तो उसको हमने ब्रिज इस तरह किया कि ताकि एक मिडल ग्राउंड हो, कि आपका एक टीचर के साथ फिजिकल इंटरेक्शन भी रहे, और आपको बहुत ज्यादा दिन नहीं आना पड़ रहा। आपको एक दिन आ रहे हैं आप, और आपको एक स्ट्रेच के ऊपर वो चीज मिल रही है, तो वो चीज प्रोबेबली आपके लिए थोड़ी हेल्पफुल हो सकती है। हाँ, आपको पूरा जो वीक का प्लान है ना, वो मैं डिफाइन करूंगा कि भाई आपने इस वीक में मतलब सैटरडे से पहले पहले ये सपोज 5 लेक्चर्स या ये 4 लेक्चर्स जो है वो आपने कवर करके आए।
वो आपको आइडेंटिफाइड होगा। ये प्रैक्टिस वर्कशीट फॉर एग्जांपल सॉल्व करके आनी। तो बहुत सा काम आप उधर कर रहे होंगे और एडिशनली ये होगा। ये मैं समझता था कि ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है कि आपको इसके ऊपर बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। और अगर किसी को क्लैरिटी नहीं थी और उसने ऑलरेडी फी पे कर दी है और उसको ये अरेंजमेंट सूटेबल नहीं है, तो उसका बिल्कुल राइट है टू 100% रिफंड, क्योंकि ये चीज शायद आपको पहले ना पता हो। तो अगर इस तरह की कोई चीज हो तो ऑफ कोर्स आपका वो एक हक है कि क्योंकि ये इंफॉर्मेशन आपको पहले दी। बाकी प्रेपरेशन ऑलवेज बीट्स प्लानिंग। तो आप जितना जो प्रिपेयर रहेंगे, ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि स्टूडेंट्स की हैं। मुझे उम्मीद है आप इसको कंप्लाई करने की कोशिश करेंगे कि क्लासेस लें, असाइनमेंट्स करें, टेस्ट दें, कॉन्सेप्ट्स को डेली बेसिस पे रिवाइज, 4 लाइनें रिवाइज पिछले कॉन्सेप्ट की, क्वेश्चंस पूछें, कंफ्यूजन्स क्लैरिफाई करें, और बी रिस्पेक्टफुल एंड पेशेंट विद द क्वेश्चंस ऑफ फेलो स्टूडेंट्स। और अगर आपको कोई कंसर्न आ रहा है, कोई इशू आ रहा है, और आप उसको 31 जुलाई पे मुझे बताते हैं, तो उस टाइम मैं आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग लूं। तो इसका हल क्या हो सकता है, थोड़ा पहले बता दें। मतलब अब अभी इशू है अभी बता दें, कल इशू है कल बता दें, 2 दिन बाद बता दें, लेकिन टाइमली, ताकि उसको हल कर सकें ना। इंशाल्लाह ताला होगा नहीं, लेकिन फिर भी डिफरेंट स्टूडेंट्स की डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो उसको मीट करने के लिए मैं ये एक चीज कह रहा हूँ कि जो भी इशू, अगर आपको लगता है, आपको झिझक है कि अब मैं इसके मुंह पे इसको क्या कहें, तो आप मैनेजमेंट को बता दें और उनसे फिर पूछें कि भैया आपने सर को पास ऑन किया था। मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूंगा कि कौन सा स्टूडेंट था, किसने कहा, ये इस चीज के लिए टाइम नहीं है मेरे पास। जिस चीज के लिए मेरे पास टाइम है वो ये है कि मैं उस इशू को रिजॉल्व करने पे काम, ठीक है ना। तो वो आपने लाजमन इस चीज का कर लेना है। तो इस सब्जेक्ट के अंदर आपका बेसिक जो चीज आपने इधर से लेके जानी है वो क्या है कि आपको ये सिलेबस के अंदर आपके लिखा हुआ है, जो कैफ 3 का सिलेबस है, कि स्टूडेंट शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड एंड यूज डेटा with the help of technology and IT systems and manage related risks। देखें, बहुत सिंपल सी बात है। ये कॉलेज है, इसके पास आपका बहुत सा डेटा है, वो किसी आईटी सिस्टम के अंदर पड़ा हुआ है। क्या उस आईटी सिस्टम में कोई बग्स एरर्स आ सकते हैं? क्या उस सिस्टम को कोई हैक कर सकते हैं? तो उस रिस्क को भी मैनेज करके चलना है। इतना सा आपका सिलेबस है, डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क। लेकिन इतना सा नहीं है, खाली 21 चैप्टर है, 17 नहीं, मैं कहूंगा 21 चैप्टर है। पर्पस क्या है इसका? टू इनहेंस एफिशिएंसी, डिसीजन मेकिंग एंड सिक्योरिटी। अभी जो हमने रियल वर्ल्ड कुछ एग्जांपल देखे, उसमें आपने देखा ना, डिसीजन मेकिंग की जा रही है, वो फीडबैक ले रहे हैं, उसके हिसाब से डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। सिक्योरिटी, डेटा की सिक्योरिटी फॉर एग्जांपल एक बड़ा मेजर इशू है और बड़ी इंपॉर्टेंस है इसकी। अच्छा, ये स्लाइड सिर्फ ये है कि ये एजुकेशन स्कीम में ऐड क्यों किया। उसको ऐड करने का मकसद ये था कि आई कैप ना एक इंटरनेशनल बॉडी का मेंबर है। मतलब हम हैं आई कैप के मेंबर, और आई कैप आगे मेंबरशिप, आई कैप एज एन इंस्टीट्यूशन, उसकी मेंबरशिप है आई फैक की। आई फैक इज द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ अकाउंटेंट्स। अब इनकी मेंबरशिप है तो मेंबरशिप के कुछ तकाजे होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं मेंबर हूं ना, तो मैंने अपनी मेंबरशिप को कंटिन्यू करना है आई कैप सर, तो मुझे सालाना एक फीस जमा करानी है। मुझे कंफर्म करना है कि मैंने इतने घंटे अपनी प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे लगाए। तो इसी तरह आई कैप के ऊपर भी कुछ कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसमें एक एजुकेशन स्टैंडर्ड है, IES 2 टेक्निकल कॉम्पिटेंस। ये सब्जेक्ट आपको क्यों पढ़ना पड़ रहा है? आई कैप का इसमें कोई कसूर नहीं है, उन्होंने ये चीजें ऐड क्या कहा, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज, गवर्नेंस, रिस्क मैनेजमेंट, इंटरनल कंट्रोल्स। आपका पूरा डेटा सिस्टम्स एंड रिस्क का पेपर इसी चीज के ऊपर बेस्ड। ये जो ये सारे लर्निंग आउटकम्स है ना,
आप अपने कैफ का सिलेबस उठाना तो आपको पता लगेगा यही यहीं से कॉपी हुई है वो लर्निंग आउटकम्स जो आपके सिलेबस में आई कैप ने मेंशन। जो आपने सवाल भी शायद किया था कि लिंक क्या है इसका बाकी पेपर से, ये पीआरसी 3 से स्टार्ट होता है। पीआरसी 3 के बाद कैफ 3, फिर उसके बाद ये चीज आगे इसके कुछ कॉन्सेप्ट कैफ 7 में भी यूज होंगे, कैफ 8 में भी यूज होंगे, CFAP 6 में भी यूज होंगे, और जो आपका आखिरी पेपर है स्ट्रेटेजिक केस स्टडी का उसके अंदर भी यूज हो रहे होंगे। एग्जाम स्ट्रक्चर एंड वॉक थ्रू ऑफ द मॉडल पेपर। 100 मार्क्स का पेपर है, 3 घंटे का राइटिंग टाइम, 15 मिनट का रीडिंग टाइम। एमसीक्यूज 15 मार्क्स के आपके पास होंगे इस पेपर के अंदर, और हर एमसीक्यू का 1 नंबर होगा, मतलब 15 एमसीक्यूज होंगे। और उसके अलावा लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग क्वेश्चंस का मतलब है, मतलब आपको पूरा राइटिंग लिख के आंसर करना होगा। तकरीबन 50% सिनेरियो बेस्ड है, 50% मेमोरी बेस्ड है, एंड वी एक्सपेक्ट दिस ट्रेंड टू फॉलो। क्योंकि असल पेपर की नेचर इस तरह की है कि अगर कोई बंदा इसको कॉन्सेप्ट सिर्फ पढ़े भी ना, तो देर इज सो मच दैट दे कैन लर्न। तो इस वजह से आई कैप पे प्रोबेबली इसका वो जो डिफिकल्टी लेवल या पिच है वो बहुत हाई नहीं थी। हाँ, अच्छा, रीडिंग टाइम और राइटिंग टाइम में क्या फर्क है? रीडिंग टाइम बेसिकली प्लानिंग टाइम है। इस पहले 15 मिनट जो थे ना, आपका पेपर अगर 9 बजे स्टार्ट हो रहे हैं तो आप 9 बजे अपनी आंसर स्क्रिप्ट पे कुछ लिख नहीं सकते। लिखना आप स्टार्ट करेंगे 9:15 बजे। ये जो पहले 15 मिनट है ना, इसमें आप क्वेश्चन पेपर की क्या करेंगे, रीडिंग करेंगे और प्लानिंग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप क्या कर सकते हैं, एमसीक्यू सॉल्व कर लें। आप क्या कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सीक्वेंस डिटरमिन कर लिया कि पहले मैं ये सवाल करूंगा फिर ये सवाल करूंगा। कोई केस स्टडी है उसमें इंपॉर्टेंट चीजें हाईलाइट कर ली, ये क्या रीडिंग। ये सब कुछ आप क्वेश्चन पेपर पे तो कर सकते हैं, आंसर स्क्रिप्ट पे आप कुछ नहीं लिख सकते। आंसर स्क्रिप्ट पे आप लिखना शुरू करेंगे 9:15 पे, 9:15 बजे। एमसीक्यूज आपने क्वेश्चन पेपर पे नहीं सॉल्व करने, एमसीक्यूज भी आपके आंसर स्क्रिप्ट पे जाएंगे। ये बात क्लियर है? क्योंकि क्वेश्चन पेपर आप घर लेके आएंगे और हर क्वेश्चन आपने नए पेज पे करना होता है। वो जब मैं आपको मॉडल पेपर गो थ्रू कराऊंगा तो उसमें बता दूंगा। है तो पेपर बेस्ड एग्जाम, लेकिन वो क्योंकि उसको स्कैन करके चेक करते हैं तो इसलिए वो आपके पास हर क्वेश्चन जो है वो अलग नए पेज पे होगा। वो क्वेश्चन पेपर के वो जो आंसर स्क्रिप्ट है उसके ऊपर शुरू में लिखा होता है क्वेश्चन नंबर, तो वहां पे आपने लिखना चाहिए मेरा क्वेश्चन नंबर 1 है सपोज। अच्छा, प्रोफिशिएंसी एंड टेस्टिंग लेवल ये एक ऐसी चीज है जो हर कैफ के पेपर के लिए जरूरी है कि आपको पता हो। कैफ के क्या, सी फैप के भी इवन पेपर्स के लिए एक है, इसमें आपको लेवल ऑफ प्रोफिशिएंसी नजर आ रहा है और दूसरा आपको लेवल ऑफ टेस्टिंग नजर आ रहा है। प्रोफिशिएंसी का मतलब क्या होता है? प्रोफिशिएंसी का मतलब है कि ये चीज किस डेप्थ में आई कैप आपसे पूछ सकता है। आपका जो सिलेबस है ना, उसमें हर टॉपिक के आगे उन्होंने बता दी कि ये टॉपिक का प्रोफिशिएंसी लेवल 1 है या 2 है। अच्छा, अगर किसी टॉपिक के आगे लिखा ना कि प्रोफिशिएंसी लेवल 1 है, तो ये एक तरह से अच्छी बात है। अच्छी बात क्या है? इसमें से कोई बहुत कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज नहीं टेस्ट हो, प्राइमरीली मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस और बुकिश नॉलेज टेस्ट हो। और जहां पर प्रोफिशिएंसी लेवल 2 है तो उधर से आपके कॉम्प्लेक्स सिनेरियोज टेस्ट हो सकते हैं। ये पूरे सीए पे अप्लाई करते हैं ये रूल, ये जनरल गाइड। दूसरी क्या चीज है, लेवल ऑफ टेस्टिंग। टेस्टिंग लेवल का मतलब है कि कितने मार्क्स का पेपर में इस टॉपिक में से सवाल आएगा। तो जिस टॉपिक के आगे लिखा हो ना टेस्टिंग लेवल 1, उसमें से मैक्सिमम कितने मार्क्स का सवाल आएगा, 8 मार्क्स का। और पूरे सिलेबस में बहुत से टॉपिक्स होंगे जिनका टेस्टिंग लेवल 1 होगा। उन सारों को जमा कर लें तो टोटल कितने मार्क्स आएंगे, 35 मार्क्स।
टेस्टिंग लेवल 2 का मतलब है कि उस एक टॉपिक में से 20 मार्क्स का सवाल भी वो बना सकते। ठीक होगी बात। तो ये चीज आपको, अच्छा इसका इम्पोर्टेंस ये है कि आपने चैप्टर को उसी तरह प्रिपेयर करने हैं, आपने चैप्टर उसी तरीके से प्रिपेयर करना है जिस तरीके से आए कि आपने उस चैप्टर को टेस्ट करना है। ये बात समझ में आ रही है? मतलब एक टॉपिक है जिसमें मुझे पता है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आने हैं, उसमें मैं करता रहूं कॉम्प्लेक्स केस स्टडी जब आनी, उसके बजाय उस चैप्टर पे कॉम्प्लेक्स केस स्टडीज करना जहां से आनी। मैंने आपकी सहूलत के लिए ये जो आपकी पूरी एग्जाम ग्रेड है ना, इसको इधर प्लॉट कर दी है। डेटा, सिस्टम्स, रिस्क, एबीसी। डेटा में से आपके पास 35 से 45 मार्क्स का पेपर आना है, सिस्टम्स में से 30 से 40, रिस्क में से 20 से 30। मेरे हिसाब से अगर आप मुझसे पूछे ना तो मैं कहूंगा कि ये तीनों तकरीबन बराबर इंपॉर्टेंस के हैं। तकरीबन तकरीबन रिस्क शायद थोड़ा सा कम हो। इंटेलिजेंट प्रेपरेशन क्या है? आप सबसे पहले इस ग्रिड को किल करें, दूसरे नंबर पे आप इस ग्रिड को किल करें, क्योंकि इधर जो वॉल्यूम है और जो टेक्निकलिटी है कॉन्सेप्ट्स की वो है कम। इधर वॉल्यूम भी ज्यादा है और टेक्निकलिटी भी ज्यादा है। तो इसको बाद में करें ताकि आपके पास ये एक सिक्योर हो गया हो ना, आपके कॉन्फिडेंस लेवल बिल्ड हो गया हो, और फिर आप इसको कवर करें। मैं ये नहीं कह रहा इसको छोड़ दें, 30 से 40 नंबर तो इधर से भी उठने हैं। इसमें डेट आपकी किताब में टोटल 21 चैप्टर, 17 चैप्टर हैं और 4 एनेक्सर्स हैं। डेटा के चैप्टर्स हैं 1 to 6, सिस्टम्स के चैप्टर हैं 7 to 13, रिस्क के चैप्टर हैं 14 to 17 और 7 एनेक्सर्स भी मैं रिस्क में मर्ज करता हूँ। वैसे स्ट्रिक्टली स्पीकिंग जो एनेक्सर्स है ना, वो तीनों ग्रेड्स से पर्टेन, मतलब ये एनेक्सर्स में जो कॉन्सेप्ट हम कवर कर रहे हैं ना, वो तकरीबन हर चैप्टर में इनको रेफर किया जा रहे हैं। अच्छा एक चीज इधर है जो मैंने की, कौन से चैप्टर्स हैं जो P1 T1, ताकि मुझे पता हो कि भाई इधर से मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन ही खाली आने, वो कौन से हैं? चैप्टर 1 और 5। अच्छा एक चैप्टर है जो है तो P2 लेकिन उसका जो टेस्टिंग लेवल है वो 1 है, मतलब इसमें से सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन तो आ सकते हैं लेकिन मैक्सिमम कितने मार्क्स का आएगा? 8 मार्क्स। अब इसके बाद पीछे बढ़ जाते हैं चैप्टर नंबर 2, 4 और 6। तो अगर वो नहीं मेंशन किए ना, तो इसका मतलब है कि उनका प्रोफिशिएंसी और टेस्टिंग लेवल क्या है? P2 T2। इसका मतलब है चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 6, इनका प्रोफिशिएंसी टेस्टिंग लेवल है P2 T2। सिस्टम्स में सिवाय चैप्टर 7 के, सिवाय चैप्टर 7 के, चैप्टर 7 और यहां पर 13 जो है ना उसके कुछ कॉन्सेप्ट्स, कुछ सब टॉपिक्स, ये जो है ना ये P2 T2 है। बाकी सारे के सारे चैप्टर्स क्या हैं? P1 T1, मतलब उसमें से मेमोरी बेस्ड सवाल उसने पूछे। रिस्क, रिस्क के अंदर जो चैप्टर 14 और 17 है वो क्या है? P2 T1। बाकी फिर जो रह गए 15 और 16, वो क्या है? P2 T2। मतलब जो चैप्टर मैंने इधर नहीं लिखा इसका मतलब है वो P2 T2। तो ये बेसिकली आपका एक की एरिया है। बस वन लास्ट थिंग एंड देन वी विल पुट एन एंड टू द सिलेबस। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस। ये भी आपको ना इधर सेक्शन A सेक्शन B नहीं नजर आ रहा, सिर्फ एक चेंज, ये जो अभी आपको पेपर है ना, अब जो पेपर आएगा उसमें एक आएगा सेक्शन A और फिर आएगा सेक्शन B, लेकिन उसकी कोई ऐसा वैल्यू नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अच्छा ये जो पेपर है ये मॉडल पेपर है, 100 मार्क्स का। इंस्ट्रक्शन, ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी।
Overall duration of the exam is 3 hours and 15 minutes, which include the 15-minute reading time. इसका मतलब राइटिंग टाइम 3 घंटे। आंसर इन ब्लैक पेन ओनली, ये ब्लैक बॉल पॉइंट जो है ना, वो बेसिकली यूज आप सिर्फ कर सकते हैं, उसके अलावा कोई रंग आप यूज नहीं कर सकते। और मेरे ख्याल में ये पॉइंटर्स और इस तरह की भी चीजें नहीं यूज कर सकते। जो ब्लैक बॉल पॉइंट है वो आप यूज कर सकते हैं। आंसर एमसीक्यूज इन आंसर स्क्रिप्ट ओनली, उसने क्लियर भी कर दिया, क्योंकि ये तो आप घर लेके जाएंगे ना। और शायद आई कैप के जो इन्विजिलेटर्स होते हैं ना, वो अगर आप क्वेश्चन पेपर पे लिख रही हो तो वो उसको डिस्करेज करते हैं, वो शायद रोक भी दें। तो आप हल्का फुल्का ना निशान लगाएं, मतलब बहुत क्लियरली ऐसे पूरा इसको, बजाय ये कि इसको पूरा यूं करने के, सपोज जब आप रीडिंग टाइम के अंदर हैं, तो आप बजाय इसको पूरा यूं करने के, आप बस इतना सा निशान लगा लें। ये तो गलती से भी लग सकता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। ये चलता जा रहा है, इसके 15 एमसीक्यूज हैं, ये यहाँ पर खत्म हुए। इसके बाद अब ये क्वेश्चन नंबर 2 आया। मुझे बताएं, ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है या मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है? क्योंकि एक पूरी कहानी है, कंपनी जहां पे भी कंपनी का नाम लिखा हुआ हो ना, इसका मतलब है वो एक सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है। लेकिन एक चीज मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये जो पेपर है ना, इसमें वो उसने पूछने आपसे टेक्निकल कॉन्सेप्ट्स ही हैं। तो जिसको 3 V's ऑफ बिग डाटा का नहीं पता, वो ये सिनेरियो भी नहीं हल, मतलब जिसने याद किया होगा और समझा होगा, वो ही इसको हल कर सकता। अच्छा, ये आपके पास सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आ गया 15 मार्क्स का। अच्छा, ये जो क्वेश्चन 3 है, ये बताएं, ये सिनेरियो बेस्ड है मेमोरी बेस्ड? ये प्योरली मेमोरी बेस्ड है, 15 मार्क्स। तो ये आपका मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हो गया, ये आपका सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन हो गया। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 4, ये आपने पहचान लिया कि ये सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन है और 12 मार्क्स। ये क्या है? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। कितने मार्क्स का? 14 मार्क्स का। क्वेश्चन नंबर 6 सिनेरियो बेस्ड, 15 मार्क्स का। और क्वेश्चन नंबर 7 सिनेरियो बेस्ड है मेमोरी बेस्ड? मेमोरी बेस्ड, 14 मार्क्स का। तो अगर आप इन मार्क्स को जमा करेंगे ना, तो आपको पता लग जाएगा। लेकिन मैं आपको फिर कह रहा हूं, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस भी है ना, वो भी दरअसल, अगर आपको वो कॉन्सेप्ट याद नहीं है और आपने समझे हुए नहीं है, तो आप वो नहीं कर सकते सॉल्व, जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन में। मेमोरी बेस्ड और सिनेरियो बेस्ड में अगर आप मुझसे पूछे ना मोटा फर्क क्या है, तो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन वो है कि ये जो है ना, ये वाला जो सवाल है, इसमें सपोज एक बच्चा था, उसने कट्टर रट्टा लगाया, उसको कुछ नहीं पता कि कैटेगरीज ऑफ आईटी रिस्क क्या होती हैं, क्या उसको कुछ नहीं पता। उसने कट्टर रट्टा लगाया हुआ है, और उसको नहीं पता कि वो क्या लिख रहे हैं। उसको भी पूरे 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे, और जिसने समझ के याद किया हुआ था उसको भी 6 आउट ऑफ 6 मिल जाएंगे। जो ये ऊपर सिनेरियो में उसमें समझ, सिर्फ रट्टा लगा के वो इसको हल नहीं कर सके, और इसको वो भी नहीं हल कर सकेगा जिसने सिर्फ समझा हुआ है लेकिन याद नहीं किया। इसको सही से हल वो कर सकेगा जिसने याद भी किया हुआ है और समझा। फर्क समझ में आ गया दोनों? तो ये बराबर उसमें। अच्छा, आपने एक बात कही, सिलेक्टिव स्टडीज। अब किताब में ना कि क्या हम कर सकते हैं सिलेक्टिव स्टडी? अब किताब में बहुत सी जगहों पे होती हैं एग्जाम्पल्स। एक जगह पे ना उसने रियल वर्ल्ड के इंसिडेंट्स बताए हुए कि जी साइबर सिक्योरिटी के दुनिया में ये अटैक्स हुई हैं। तो कहानियां थी बेसिकली, फलां साल में ये अटैक हुआ, और उनके नाम लिखे हुए। अटैक्स होते हैं ना, तो फिर उनको कोई ना कोई नाम, जैसे 9/11 का वाक्य है, तो उसको 9/11 का एक नाम के साथ एसोसिएट कर दिया।
तो वो उन वाक्यों के ना कोई नाम रख दिए उन्होंने साइबर सिक्योरिटी अटैक्स के। तो वहां पर वो इंसिडेंट्स थे, तो मैं पढ़ाने लगा ना, तो बच्चों का था कि ये तो सर रहने ही, मतलब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये तो वैसे पेपर में तो नहीं आएंगे, ये तो कहानी बताई हुई है ना। आप ये बी पार्ट जो है, इसकी ये वाली रिक्वायरमेंट जरा चेक करें। Also provide one relevant example of a cyber security incident that illustrates a similar type of risk। मतलब ये जो ऊपर केस स्टडी में रिस्क बताए हुए हैं, इसकी वो मतलब वो कह रहे हैं जो मैंने स्टडी टेक्स्ट में इंसिडेंट्स नहीं बताए थे, वो लिख के बता। ये इंतहाई वैसे अजीब सवाल है, लेकिन इसका मतलब है वो कह रहे हैं जो कुछ मैंने स्टडी टेक्स्ट में दिया है, तो मेरे पास राइट है कि मैं कुछ भी पूछ सकता। तो यहाँ पे हम इस क्लास का इख्तिताम करते हैं। आई होप कि मैंने आपके सारे कंसर्न एड्रेस कर दिए हैं। अगर आपका कोई सवाल है तो प्लीज फील फ्री, मैं उसको आंसर कर देता हूँ। हाँ, वो पहले से रिकॉर्डेड नहीं है अनलेस के सिलेबस में कोई चेंज हो। अगर कोई अभी, क्योंकि अभी तो जो अगस्त 2026 का जो पेपर है उसका सिलेबस नहीं आया। मोस्ट प्रोबेबली यही होगा, लेकिन गारंटी नहीं मैं दे सकता अभी। वो सिलेबस रिलीज होगा, एक्सपेक्टेड उसकी डेट है मिड मार्च। मिड मार्च में वो सिलेबस रिलीज होगा। जल्दी रिलीज हो गया तो भी पता लग जाएगा, लेकिन जो हिस्ट्री है उसके तहत मिड मार्च में रिलीज होगा। तो उस सिलेबस को मैं गो थ्रू करूंगा। स्टडी टेक्स्ट अगर वो अपडेट करती हैं तो उसको गो थ्रू करूंगा, और फिर मैं आपको करेक्टेड उसका, अगर कोई अपडेटेड सिलेबस में एडिशंस होती हैं तो वो मैं उसमें ऐड कर दूं। क्योंकि जो कॉन्सेप्ट्स हैं अगर वो सेम रहती हैं या कोई चीज डिलीट हो जाती है तो वो फिर से उसमें से निकाल दी जाए। जो हाँ, अच्छा, जो आपका तरीका कार होगा कि हमने वीकली किस तरीके से चलना है, उसको मैं माइक्रो मैनेज करूंगा। माइक्रो मैनेज से मुराद होता है, मतलब मैं आपको ये जो जैसे अब नेक्स्ट वीक है, तो संडे के दिन ना आपको संडे की रात को एक मैसेज आ जाएगा कि इस वीक में आपने क्या क्या चीजें एलएमएस से कवर करनी, कौन सी प्रैक्टिस वर्कशीट कवर कर, और सब कुछ एलएमएस पे ही अपलोड, कोई गूगल ड्राइव वगैरह कुछ, सब कुछ एलएमएस पे अपलोडेड होगा। आपने एलएमएस पे कौन से लेक्चर्स कंप्लीट करने हैं, कौन से प्रैक्टिस वर्कशीट्स करनी है, अगले हफ्ते में आपका टेस्ट कौन से, अभी तो नहीं, इस हफ्ते में तो नहीं होगा, लेकिन इस ये जो कमिंग वीक है इसके बाद जो वीक होगा उसमें आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। और तो उसका टेस्ट का सिलेबस आपके साथ शेयर हो जाएगा कि ये कॉन्सेप्ट हमने टेस्ट करनी है। जो रिटेंशन बूस्टर के टॉपिक्स हैं कि सैटरडे को मैं आपसे क्या चीजें जबानी सुनूंगा। प्रैक्टिस वर्कशीट आप सॉल्व करके आए होंगे, टेस्ट भी आप ऑनलाइन अटेम्प्ट करेंगे, और वो हम सैटरडे की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आपको पूरी बेसिकली ना एक प्लानर वीक का देने को, तो मैं आपको पूरे उसका भी प्लानर दे सकता हूँ सेशन का, लेकिन मैं रिस्क नहीं ले सकता क्योंकि आप लोग आए हैं पीआरसी से, और मैं कैफ 3, ये जो ग्रुप ए का पेपर है ना, ये दूसरी दफा पढ़ा रहा हूँ। मैं पढ़ाता रहा हूँ आगे ग्रुप बी और सी फैप लेवल के ऊपर। तो मुझे ना इस चीज का बड़ा आइडिया कि मैंने आपके लेवल पे उतरना है। वैसे तो मैं कैफ 8 वालों को भी 10वीं के स्टूडेंट समझता हूँ, उस लेवल पे ट्रीट करता हूँ मैं उन्हें। तो फिर कैफ 3 वालों को मैं छठी सातवीं का समझ के करता हूँ। तो मैं आपको हर वीक का वो ट्रैकर दूँ। और प्लस फिर मेरे पास ना एक चीज होती है इधर एलएमएस में, जिससे मैं आपकी परफॉर्मेंस को मॉनिटर कर सकता हूँ। वो मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि आपने लेक्चर लिया या नहीं। हर चीज की वैसे तो इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं, आप लेक्चर लगा के सो भी सकती हैं, तो वो तो यही बताएगा सिस्टम कि आपने लेक्चर ले लिए। लेकिन
ये जैसे फॉर एग्जांपल आप देखें ना, तो यहाँ पे ये पूरा आ रहा है कि किस स्टूडेंट ने जो है वो कौन से लेक्चर लिए, तो मुझे हर डे पे पता लग रहा होगा कि कब किसने कौन से लेक्चर लिए हैं, किसके ये आ रहे हैं ना कांस्टेंट क्रॉस, तो मतलब फिर एकदम से याद आया स्टडी नोट्स अच्छा ओपन किए हैं। ये आगे जो है ये स्टडी नोट्स भी ओपन हुए होंगे, हो सकता है प्रिंटिंग के लिए, देखें ये आगे सारा। हाँ अच्छा, इसमें ना नहीं, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने फिजिकल क्लासेस ली हैं या ऑनलाइन क्लासेस ली हैं, तो फिर लेकिन एलएमएस तो उनके पास नहीं था, तो इसलिए उन्होंने जो क्लासेस उन्होंने फिजिकल में खुद ले ली वो फिर यहाँ पर क्रॉस शो हुए हैं। जो उन्होंने फिजिकल